सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द न्यू बैच एंड दैट इज़ जीके बैच 3.0। स्टार्ट करने वाले हम लोग ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में आपको पता है हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, सो दैट कि जो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें वो हमें कायदे से समझ में आए। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला लेक्चर रहने वाला है सोलर सिस्टम, दैट इज सौर मंडल। गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे वॉइस सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। काफ़ी सारे डाउट्स होंगे आप लोगों के दिमाग में, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो नहीं होगा तो मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा कि कैसे सारी चीज़ें, वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को पता हो कैसे करना है, लेकिन क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने अभी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया होगा और ठीक है, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्लियर करने के लिए और काफ़ी लोग नहीं कर रहे होंगे। तो जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बात मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो हमारा बैच रहने वाला है, ये जितने भी हमारे 2025 के एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के ही नहीं, बल्कि सारे जो एसएससी के लेवल के इधर उधर आसपास के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको टारगेट करते हुए, मेनली तो यहाँ पे हम एसएससी को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है चीज़ें ऐसी कोई डिफरेंट नहीं हो जाती हैं। अभी आपको पता है राजस्थान सीईटी का पेपर था, मैंने रिव्यू शेयर किया था आपके साथ टेलीग्राम पे। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ही ऑलमोस्ट जो भी हम यहाँ पे चीज़ें कवर करते हैं वो इक्वली बेनिफिट करती हैं। तो जितने भी 2025 में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हर एग्ज़ाम को ये टारगेट करेगा ये बैच जो है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है, पहली बात कि हम लोग की क्लासेस वैसे तो आज ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन यूजुअली मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, क्योंकि आज 1 अक्टूबर था, महीने का पहला दिन, तो इसलिए हम लोगों ने 1 अक्टूबर से स्टार्ट लिया, ठीक है, ट्यूसडे से। लेकिन वैसे मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेंगी, सैटरडे संडे का आपको ब्रेक रहेगा। संडे के दिन आप लोगों को मतलब ठीक है मॉक वगैरह मिला करेगा, जो भी आप लोग का एप्लीकेशन में होगा, जो भी हम लोग मंडे से फ्राइडे में पढ़ेंगे उसका ये मॉक होगा। हम लोग किस तरह से सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, पहले एज़ यूजुअल हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट लेने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले 2 बैच में ऐसे किया था कि जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी लिया, जैसे फर्स्ट बैच में तो मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था, सेकंड बैच में मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। तो ये रहता है कि जैसे हम लोग हिस्ट्री एक जैसे ज्योग्राफी कर लिया, देन उसके बाद एक साइंस का सब्जेक्ट, देन मैं पॉलिटी कर लिया, देन इसके बाद एक साइंस का सब्जेक्ट, तो इस तरह से करने वाले हैं। वो उतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें करवाने वाला हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अपने आप में होलसम रहने वाली हैं। होलसम इन दी सेंस कि आपको इसके अलावा कुछ नीड नहीं होगी, कोई बुक कुछ नहीं। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग हैंड रिटन जो नोट्स हैं उसको लेके पूछ रहे हैं कि सर जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो कब मिलेंगे हमें। पहली बात तो जो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे उसके हैंड रिटन नोट्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगे। लाइव क्लास, सारी चीज़ आपको पता है कि लाइव क्लास यहाँ पे मैं फ्री स्ट्रीम करने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की, हर एक लेक्चर यहाँ पे फ्री लाइव स्ट्रीम होने वाला है, और उसके बाद ये तुरंत रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एप्लीकेशन में चला जाएगा। हो सकता है ये जाए ना जाए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, देखेंगे, नहीं होगा तो अगर आप लोग बोलेंगे तो एज अ डेमो इसको छोड़ दिया जाएगा यूट्यूब पे, नहीं तो जैसा भी होगा, ठीक है। लेकिन एज़ यूजुअल यही रहेगा कि लेक्चर यहाँ पे स्ट्रीम होगा और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका एप्लीकेशन पे रहेगा। नोट्स की रही बात, तो नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे अब, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका जो हार्ड कॉपी होता है नोट्स का वो चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं उसी में लगा हुआ हूँ कि नोट्स को इन द फॉर्म ऑफ बुक आप उसको ले सकते हैं। कैसे क्या ले सकते हैं वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा, बिकॉज टाइम लगता है चीज़ों में, बुक प्रिंट वगैरह होने में टाइम लगता है। तो सारे नोट्स होगा इससे ये कि नोट्स आपके सामने होंगे, जैसे आप क्लास कर रहे हैं नोट्स आपके सामने पहले से ही अवेलेबल हैं, ठीक है। अब उस नोट्स में क्या है कि कुछ भी जैसे वो पुराने बैच के नोट्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ज्योग्राफी में अगर सोलर सिस्टम में मैंने पुराने बैच में कोई चीज़ पढ़ाया था तो अभी वो सोलर सिस्टम पूरा बदल गया है ना। काफ़ी लोगों का माइंडसेट यही होता है पुराना पुराना सुन के। हाँ, डेफिनेटली नई चीज़ें तो हम करने वाले हैं, तभी हम लोगों ने नया बैच यहाँ पे स्टार्ट किया है, और इसी वजह से 1 साल से कोई बैच नहीं आया था, ठीक है। तो वो नई चीज़ों को मैं बताता जाऊँगा वैसे तो, नहीं तो नई चीज़ों को आप एड ऑन वहाँ पे कर सकते हैं। उन जैसे बुक है आपके पास जो हैंडराइटेड नोट्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने रहेंगे। वैसे तो आपको जो सॉफ्ट कॉपी जो आपका नोट्स मिलेगा एप्लीकेशन पे, जब आप जिन लोगों ने एनरोल कर रखा होगा, आपका लेक्चर पड़ेगा और लेक्चर के बगल में ही दोनों इंग्लिश में हिंदी में अलग अलग नोट्स आपके पड़ जाएंगे, तो वहाँ पे अपडेटेड ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्योंकि हार्ड कॉपी कर रहे हैं तो हार्ड कॉपी तो अभी पहले ही प्रिंट हो चुकी होंगी, तो वहाँ पे फिर आपको अपडेशन करने पड़ सकते हैं अपने साइड से,
वो सारी चीज़ें जब बुक वगैरह लॉन्च होगी तो मैं आपको पहले ही वो सारी चीज़ें बता दूंगा क्लियरली, ठीक है। क्लियर। 30 मिनट रहेगा ना, 30 मिनट नहीं, 15 to 20 मिनट्स रहेगा, ठीक है। हिंदी मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम पे भी ध्यान दूंगा पूरा, ठीक है। आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मैं पूरा हिंदी में कोशिश करूँगा। देखो नोट्स तो आपको प्रॉपर हिंदी में मिलने वाले हैं, नो डाउट, उसमें तो आपको एक एक शब्द हिंदी में मिलेगा। जो बताने वाला काम है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि कहीं पे भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी डाउट या फिर कुछ क्वेरी ना आए, पूरे जो भी हमारा रहने वाला है। बस एक चीज़ यहाँ से मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, फिर जो भी कमिटमेंट की मतलब एक सेइंग है, फेमस सेइंग है, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। या तो स्टार्ट मत करो और उस चीज़ को फिनिश जरूर करो जो तुमने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट ले रहे हैं, अच्छी बात है। काफ़ी लोग हैं आज, ठीक है, 12,000 और से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन ये बात है कि इतने लोग लास्ट तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कम तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में। लेकिन अगर आपको जीके एकदम तगड़ा करना है, ठीक है, जीके एकदम तगड़ा करना है, तो मैं बस आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, दैट इज़ कि बस एक बार बस कायदे से जितनी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं बस आप उसको करते चलिए, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, आपको बुक वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स आपके पास हैं, लेक्चर्स आपके पास है, मैं अपनी साइड से आपको सब कुछ करवा दूंगा, वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। सब कुछ से मेरा मतलब नहीं है कि सब कुछ, यहाँ पर मैं दो मेरा काम रहेगा, दैट इज़ कि भाई चीज़ों को रिफ़ाइन करके आपको देना है, एंड जो इम्पॉर्टेंट है वो मिस ना हो। हम लोग करने किस तरह वाले हैं, तो पहले तो हम लोग थ्योरी करेंगे एज़ यूजुअल जैसे पुराने 2 बैच में किया, एंड उसके बाद हम लोग लेटेस्ट जो एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उस पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो सोलर सिस्टम है, सौरमंडल, तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं एकदम रिसेंट तक, मतलब पिछले आप ये मान सकते हैं 3 साल में, तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। और वो इन द क्विज फॉर्मेट आपको एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल होगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बाकी मुझे पता है इतने लोग देख रहे हैं तो डाउट्स तो बहुत सारे होंगे, क्वेरीज बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं सारी क्वेरीज अभी एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ। और ये अभी ये रुपए भेजने की ज़रूरत नहीं, सुपर चैट, ठीक है सर, प्लीज़ हिंदी में एक बैच करा दीजिए। आज तक तो इंग्लिश में ही समझ में इंग्लिश में समझ आता है बट याद नहीं होता है, प्लीज़। अलग से तो देखो कोई बैच नहीं होगा हिंदी का एज सच, यही होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंदी के टर्म्स यूज़ करूँगा। आपके पास जैसे मैंने बताया, आप नोट्स को जैसे बुक आएगी तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं, आपके सामने वो होगा, तो आपको कोई अगर आती भी है प्रॉब्लम तो वो भी नहीं होगी। वैसे तो मैं हिंदी टर्म सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन अगर बाई चांस आती भी है तो क्योंकि नोट्स आपके सामने खुले हुए हैं तो वो भी नहीं आने वाली। ये फैसिलिटी अभी तक पहले और दूसरे बैच में अवेलेबल नहीं थी कि स्टूडेंट्स के पास पहले ही वो नोट्स हों उनके पास, ठीक है। एप्लीकेशन पर क्लास नहीं चल रही है, यूट्यूब पे ही क्लास या फ्री लाइव स्ट्रीम रहेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी जिसका भी जो भी डाउट वगैरह हो तो लास्ट में पूछ लेना, सुपर चैट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज अभी मैं आपके कमेंट्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा पढ़ाते वक्त, तो इसीलिए आप भी सुपर चैट पे फोकस ना करके अपना मेन पढ़ाई पे फोकस रखिएगा, ठीक है। जिसका जो डाउट है मैं सब कुछ आंसर करूँगा लेकिन लास्ट में, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर जल्दी स्टार्ट करिए। राम सभी को, है ना, जय बजरंग बली की। आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, उम्मीद है सभी लोग टीका वीका लगा के बैठे होंगे एकदम नहा धो के। हमार नाम ले ही, अच्छा तुम कौनो स्पेशल बाही जो तुम्हारा नाम ले ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी यानी भूगोल। अब जियोग्राफी के फादर मदर और मौसी चाचा ये सब नहीं करेंगे, सीधे सोलर सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जहाँ से क्वेश्चन हिट करता है दैट इज़ सौरमंडल। सोलर सिस्टम होता क्या है? तो सोलर सिस्टम इज़ अ बिगर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सोलर सिस्टम इतना तो सबको पता होगा, एक सूरज होता है और ग्रह होते हैं, ठीक है, इतना बेसिक तो सबको पता होगा, सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉलर, इट इज़ अ वेरी 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 स्मॉलर पार्ट ऑफ सोलर ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड का एक बहुत 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 ज़्यादा छोटा पार्ट है एक हमारा सोलर सिस्टम। पहले हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में समझते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कितना छोटा पार्ट है सोलर सिस्टम, जिसमें कि हमारा सन और ये जितने प्लैनेट्स हैं वो कितना ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड क्या है? तो जो पूरा मैटर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो उसी को यूनिवर्स बोलते हैं। ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का? पहली बात तो
यूनिवर्स को हम कॉस्मॉस भी बोल देते हैं, तो इसीलिए इसका जो अध्ययन है, इसका जो स्टडी है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉस्मोलॉजी। इसी को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ऐसे एस्ट्रोनॉमी भी होता है। एस्ट्रोनॉमी भी एक चीज़ होती है। अगर आपसे कभी पूछ ले व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब है जो खगोलीय हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सन हो गए, ठीक है, सन इज़ अ स्टार, मतलब जितने भी स्टार हो गए, एस्टेरॉइड हो गए, कॉमेट्स हो गए, मिटियोर्स हो गए, ये सारे, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। तो इन सब का जो स्टडी से रिलेटेड जो साइंस है उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, यानी वो विज्ञान, साइंस दैट डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेस एंड यूनिवर्स एज अ होल, इसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अब इसको लेके जो थ्योरी दी गई थी कि किस तरह से हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब एक्चुअली क्या है, ये एक शो है, यूएसए में एक शो आता है टीवी पे, बिग बैंग थ्योरी, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बिग बैंग थ्योरी का ये मानना था, या फिर ये थ्योरी क्या बोलती है, वो ये थ्योरी ये बोलती है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, पहले एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, हॉट, डेंस यानी बहुत गर्म, बहुत घना यानी डेंस, और बहुत छोटा एक हम बोल सकते हैं मास था। बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल आप बोल सकते हैं। यहीं से ही हमारा यूनिवर्स का उत्पत्ति हुआ, जब इसमें विस्फोट हुआ। देख रहे हो यहाँ पे कैसे एकदम विस्फोट, भन से विस्फोट हुआ, ठीक है। हम सुन रहे थे, वहीं बगल में बैठे, भन, बाहर निकल के देखा, यूनिवर्स क्रिएट हो गया। अब ये जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ, ये जो थ्योरी है बिग बैंग एक्सप्लोजन की, इसको कैसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया? भाई हमने तो सुना था, लेकिन सबने नहीं सुना था, या फिर कोई बैठा तो है नहीं, क्योंकि ये जो पूरा एक्सप्लोजन है, ये हुआ था रफली आप मान सकते हैं 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। हिंदी में बोले तो 13.8 अरब साल पहले, ईयर्स अगो ये एक्सप्लोजन हुआ था। तो कोई बैठ के सुन तो नहीं रहा था हमारे अलावा। तो फिर ये पता कैसे चला? तो फिर पता ऐसे चला कि आज भी, क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन आज भी हो रहा है, आज भी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। और वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें ऐसे पता चलता है कि जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड है, उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। देख लीजिए, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल था, ये एक्सप्लोजन हुआ, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बढ़ी, और डिस्टेंस बढ़ रही, और डिस्टेंस बढ़ रही, और ठंडे हो रहे हैं। ये पहले बहुत गर्म था, छोटा था, और बहुत ही घना था, डेंस था। दिया किसने था ये सबसे पहले इस पूरे बिग बैंग एक्सप्लोजन वाले कॉन्सेप्ट को? तो ये दिया था लेमाइटर ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमाइटर। ये कब दिया था? ये एसएससी क्वेश्चन पूछता है, ईयर्स पे तो काफ़ी ज़्यादा, तो 1931 के टाइम पे इन्होंने ये चीज़ बिग बैंग एक्सप्लोजन दिया था। थ्योरीज और भी आई हैं, जैसे कि एक स्टेडी स्टेट थ्योरी भी आई है, लेकिन उतना ज़्यादा ये अडॉप्टेड नहीं है। स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है, ये किसने दी है? ये दी है फ्रेड हॉयल ने। मेनली फ्रेड हॉयल हैं, बाकी और भी दो साइंटिस्ट है, एक का नाम बॉन्डी है, ठीक है, लेकिन वो उतना नहीं पूछेगा, बस फ्रेड हॉयल ध्यान रखिएगा। इन्होंने स्टेडी स्टेट थ्योरी दी। इन्होंने बोला इस सिद्धांत के अनुसार, जो मैंने बताया स्थायी अवस्था सिद्धांत, कि यूनिवर्स एक्सपैंड तो कर रहा है, लेकिन अपनी जो एवरेज डेंसिटी है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। औसत जो घनत्व है वो कांस्टेंट है इसका। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज मेंटेनिंग इट्स एवरेज डेंसिटी विच इज कांस्टेंट। ठीक है, सीधा मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पकड़ेगा आपका। तो जॉर्ज लेमाइटर ने बिग बैंग एक्सप्लोजन दिया कि किस तरह से छोटा पार्टिकल था, एकदम से भड़ाम से एक्सप्लोजन हुआ, और ये हमारे डिफरेंट, ये जो घूम रही है क्या है पता है आपको? गैलेक्सीज है ये। गैलेक्सी क्या होता है? तो गैलेक्सी वो होता है, एक पूरा पार्ट होता है, स्पाइरल पार्ट होता है, जहाँ पे हमारे स्टार्स, सन, स्टार्स, प्लैनेट, ये सब होते हैं। ढेरों गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, ढेरों। अभी ऐसा नहीं कि हमने पूरे यूनिवर्स को वो कर लिया, पूरा ढंग से पढ़ लिया, बहुत ही कम पार्ट ऑफ यूनिवर्स को हमने पढ़ा है। अभी आपको दिखाता हूँ कितना छोटा ये है हमारी गैलेक्सी, द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का मतलब जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, यहीं पे ही आप ऐसे समझ लो कि एक छोटा सा पार्ट है जिसको बोलते हैं ओरियन स्पर। क्या बोलते हैं? द ओरियन स्पर। इस द ओरियन स्पर में, मतलब समझ रहे हो आप कितना बड़ा यूनिवर्स है, मतलब कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट है यूनिवर्स। तो
उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक पकड़ा मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी है, उसमें से बहुत छोटा सा पार्ट है ओरियन स्पर, वहीं पे हमारा लोकेटेड है दिस सोलर सिस्टम। क्या लोकेटेड है? सौर मंडल। ठीक है, अब हमारा सौर मंडल दैट इज सोलर सिस्टम वो बना कैसे? जब मैं बात कर रहा हूं सोलर सिस्टम की तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सन एट दी सेंटर, अभी उसका भी फोटो हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन कैसे बना पहले हम वो समझ लेते हैं। सोलर सिस्टम तो ये माना जाता है, अगेन किसी ने तो बैठ के देखा तो था नहीं मेरे अलावा, तो सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो इसका फॉर्मेशन रफली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर हम 4.8 बिलियन ईयर्स अगो बोल सकते हैं रफली। ठीक है, 4.8 बिलियन ईयर्स अगो ये कार्यक्रम शुरू हुआ। किसका? घूमने का, घर 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 घूमने का। ये घर 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 क्या घूमा? ये घूमा नेबुला। नेबुला क्या है? तो ये माना जाता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम का जन्म हुआ वो एक नेबुला से हुआ। नेबुला एक क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस था, क्लाउड था, बादल था, धूल और गैसों का। तो हुआ ये कि कुछ ऐसी माना जाता है वेव्स चली जिसकी वजह से क्लाउड बहुत जोर का घूमा। जब घूमा, बहुत जोर का घूमा, तो खुद पे ही कोलैप्स कर गया ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। तो उस ग्रेविटी की वजह से खुद पे ही कोलैप्स कर गया, एक डिस्क के फॉर्म में बन गया। डिस्क एक पतली सी जैसे डिस्क होती है वैसे घूमता 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 एक डिस्क के फॉर्म में आ गया ये। और जैसे कि आप ऐसे समझो, जैसे पानी है, पानी में जैसे बाल्टी है, बाल्टी में पानी है और पानी में आपने रेत वगैरह डाल दी, उसको घुमाओ जोर का, तो जो रेत वगैरह डाली वो एकदम सेंटर पे आने लगती है कि नहीं आने लगती है? देखा होगा आपने सेंटर की तरफ। तो वैसे ही जो पूरा मैटर था, इस पूरे क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस का जो रोटेट करना जैसे स्टार्ट हुआ, तो पूरा मैटर सेंटर पे आ गया। और वो सेंटर पे इतना ज़्यादा प्रेशर बना, इतना ज़्यादा प्रेशर बना कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में फ्यूज़ कर गए, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संघनन, परमाणु संलयन, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन, आप इतना पता होगा ना, आपको नहीं पता तो ऐसे समझो कि जब दो न्यूक्लियस मिल जाते हैं छोटे छोटे तो एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिलके हीलियम बन गया। तो इसीलिए प्रेजेंट अभी जब हम सन के बारे में कॉम्पोजिशन देखेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो सन है, और यही सन बन गया। ठीक है, तो ये जो सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, हाइड्रोजन, क्योंकि एक्सट्रीम प्रेशर डेवलप हो गया तो हाइड्रोजन के बीच में फ्यूजन हुआ, और उसकी वजह से यहाँ पे बन गया सन, सूरज। और ये जो यहाँ पे इस तरह से जो मैटर रोटेट कर रहा था ये बन गया प्लैनेट। ये सन, सेंटर पे सन बन गया, और बाकी जो ये स्पाइरल्स टाइप थे कंसेंट्रिक सर्कल्स में, कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको पता होगा ना कि वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, तो वहाँ पे जो मैटर रोटेट रेवोल्यूशन कर रहा था वो धीरे धीरे कंडेंस होके क्या बन गया? वो बन गया आपका प्लैनेट्स। समझ में आई बात? तो यही है सोलर सिस्टम, जिसमें सन एट दी सेंटर और हमारे हैं अराउंड उसके अराउंड घूम रहे हैं प्लैनेट्स। ठीक, अब ये जो ओरिजिन, अब ये नेबुला वाली थ्योरी दी किसने? तो ये थ्योरी सबसे पहले तो प्रपाउंड करी थी इमैनुअल कांत ने, जो जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत ने 1755 में ये चीज़ बोली थी कि किस तरह से रोटेटिंग गैसेस वगैरह हैं जिससे कि हमारा सोलर सिस्टम बना। इसमें फर्दर इम्प्रोवाइजेशन करने का काम किया लैपलेस ने, इसी, और कब किया? 1796। इसीलिए इसको बोलते हैं नेबुला लैपलेस या फिर लैपलेस थ्योरी। नेबुला समझ गया, लैपलेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने इस पे फर्दर इम्प्रोवाइजेशन किए थे। लैपलेस और इमैनुअल कांत में क्या अंतर था? बहुत माइन्यूट सा अंतर था। इमैनुअल कांत ने बोला कि पहले सन बना देन प्लैनेट्स, लैपलेस ने बोला वाइस वर्सा, दैट इज पहले प्लैनेट्स बने एंड देन सन। बट अगर आपसे पूछेगा कि भाई हमारी अर्थ कब बनी, अर्थ की एज कितनी है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आप मारेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पिछली बार अभी पूछा जा चुका है, सीजीएल 2023 के मेंस में। 4.5 तो मतलब बनना कार्यक्रम शुरू हुआ था 4.8 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारा सोलर सिस्टम बन के, मतलब सॉरी हमारी अर्थ वगैरह सारे प्लैनेट आप ऐसे समझ सकते हो बन के तैयार हो गए। सोलर सिस्टम ऑब्वियस ही बात है बाद में बना होगा, पहले तो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया होगा, है ना। लेकिन थ्योरी आप देखो इसकी पहले दी गई थी सोलर सिस्टम की, इसकी बाद में आई थी यूनिवर्स के ओरिजिन की। और यूनिवर्स कब बनना स्टार्ट हुआ होगा? माना जाता है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले।
क्लियर इतनी चीज़। अब इतना भी सिंपल नहीं है। पहले बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? किसी का यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स सारी चीज़ें बताएंगे लास्ट में, नहीं है? ठीक है। सर इज़ देयर अदर यूनिवर्स एग्जिस्ट? अभी तक तो ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि कोई और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ईयर ऑफ कांत मैंने बताया तो 1755, यहाँ पे लिखा तो हुआ है। सो रहे हो क्या? चलो, तो इतना भी सिंपल नहीं है कि सेंटर पे सन बैठा हुआ है और उसके अराउंड हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और भी बहुत सारे हमारे सोलर सिस्टम में। सिर्फ सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अभी आपको समझ में है कि सोलर सिस्टम कितना छोटा पार्ट है। आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, उसमें से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उससे सबसे पास में कौन सी गैलेक्सी है? नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी ये है कौन सी? एड्रोमेडा। ध्यान रखना, ठीक है? एड्रोमेडा गैलेक्सी है ये। क्लियर? तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें से हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज, उसमें बहुत छोटा सा पार्ट है ओरियंस पर, उसमें भी आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में ही हजारों सोलर सिस्टम्स हैं। हजारों सोलर सिस्टम, हजारों सौर मंडल है, उसमें से एक हमारा है। और उसमें से कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ध्यान रखेंगे, जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सन एट द सेंटर, सन एक तरह का स्टार है, विच इज़ द ओनली स्टार ऑफ आर सोलर सिस्टम। ये एकमात्र तारा है। तो बोलेंगे सर हमें तो तारे दिखते हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम के तारे नहीं है वो। तो सन एट द सेंटर, ठीक है? और सन में ध्यान रखना, वह वैसे तो पॉइंट आगे मिलेगा, लेकिन अभी मैंने बताया पूरा मैटर कंडेंस किया ना अंदर सबसे सेंटर पे, तो पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास जो है वो सन के पास ही है। समझ रहे हैं आप? जो पूरा सोलर सिस्टम का मास है हमारे, उसमें 99% मास तो सन का ही है। सन एट द सेंटर एंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है? वो 8 प्लैनेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, जिनके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम जरा थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं, तब हम सोलर सिस्टम और अपने प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ इन जनरल हम इनको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक ल्यूमिनस और एक ओकाया नहीं, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब वो होता है दो सेलेस्टियल बॉडीज which have their own light, उनकी खुद की लाइट होता है, खुद का प्रकाश होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, जो हमारे स्टार्स होते हैं उनका खुद का लाइट होता है, वो खुद का लाइट बनाते हैं। नॉन ल्यूमिनस की अगर हम बात करें, अगेन विच हैव देयर ओन लाइट, ल्यूमिनस विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारे एस्टेरॉइड होते हैं, यानी कि जिनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो हमारे मेटियोराइड होते हैं, मेटियोराइड बोलिए, मेटियोर बोलिए या फिर मेटियोराइट बोलिए, चीज़ें सेम नहीं है लेकिन सिमिलर हैं कई हद तक। वो क्या अंतर अभी देखेंगे। कॉमेट्स हो गए जिनको कि धूमकेतु बोलते हैं। जो हमारा मून है, चंद्रमा, हम देखते हैं चंद्रमा ग्लो करता है लेकिन उसका खुद का,
ठीक है। जैसे मून भी हमारा एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो उसका खुद का वो रोशनी नहीं है, वो हमारा जो सन है उसी की ही लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो खुद का लाइट है तो ल्यूमिनस, नहीं है तो नॉन ल्यूमिनस। अब ये जो बाकी यहाँ पे मैंने टर्म्स लिखे हैं भाई, स्टार्स, एस्टेरॉइड, मेट्योराइड, मेट्योर, कॉमेट्स, मेट्योराइट में हूँ, इनके बीच में डिफरेंस पहले समझते हैं। मून तो आप सभी को पता होगा, इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। स्टार्स भी आपको पता ही है, स्टार भी अभी देखेंगे, ग्रुप ऑफ स्टार क्या होता है, सारी चीज़ें। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि एस्टेरॉइड, मेट्योराइड, मेट्योर, मेट्योराइट और कॉमेट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये क्या है, ये है कॉमेट। ये क्या है, ये है आपका कॉमेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारा। ये बना होता है आपका रॉक का, पत्थर, धूल यानी कि डस्ट, बर्फ यानी कि आइस और गैस, इन सब से मिलके बना होता है। अब होता क्या है कि जब ये सन के नज़दीक आता है, सूर्य के जब नज़दीक आता है, तो इसका जो आइस वगैरह है, डस्ट वगैरह है, रॉक, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें एक ऐसी टेल सी डेवलप हो जाती है, पूंछ सी डेवलप हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं पुच्छल तारा। तो इसको बोलते हैं कॉमेट। ये जल्दी फल्दी हमें देखने को नहीं मिलते हैं नेकेड आई से। एक बड़ा ही फेमस कॉमेट है जिसको हम बोलते हैं हेलीज कॉमेट। ये जो हेलीज कॉमेट है ये मतलब बहुत ही रेयरली दिखता है। जैसे पिछली बार जो दिखा था वो 1986, जब आप पैदा नहीं हुए होंगे, ऑब्वियसली बात नहीं हुए होंगे आप में से सभी लोग, आई थिंक 95 के तो बाद के ही होंगे, 95 या उसके बाद के होंगे ना, मतलब 99% लोग। तो 1980 कुछ लोग पहले के भी होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो 1986 से तो खैर कोई नहीं है इसका अभी तक जन्म हुआ होगा। और ये कब दिखेगा आगे चल के, अगली बार 2061 में जाके दिखेगा, जब आप में से मैक्सिमम लोग, सभी लोग, मैक्सिमम क्या, सभी लोग बुढ़े हो चुके होंगे, है ना, या फिर हो सकता है हो ही ना इस दुनिया में ही, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग, ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये है हेलीज कॉमेट, बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हेलीज कॉमेट सबसे फेमस एक कॉमेट है। कॉमेट समझिए आप, ये जो बड़े बड़े आप पत्थर देख रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं, बस यही है एस्टेरॉइड, मेट्योराइड, मेट्योर और मेट्योराइट। क्या अंतर होता है वो समझ लेते हैं, देखिए, क्योंकि हैं चीज़ें सेम ही। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या, एस्टेरॉइड बता दें। एस्टेरॉइड, तो एस्टेरॉइड सिंपल ऐसे समझ लो, बड़े बड़े पत्थर हैं, प्लैनेट की तरह ही है, घूम रहे हैं सन के अराउंड, जैसे भी प्लैनेट घूम रहे हैं वैसे ये भी घूम रहे हैं, लेकिन ये स्फेरिकल शेप के नहीं होते हैं। अभी जब मैं आपको ड्वार्फ प्लैनेट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा प्लैनेट होने के लिए क्या कंडीशन है। जैसे आप में से सभी लोगों को या फिर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, प्लूटो पहले 2006 से पहले प्लैनेट एक हुआ करता था। आप में से हो सकता है कुछ ज़्यादातर लोगों ने बचपन में यही पढ़ा होगा कि प्लूटो, जैसे मैंने भी पढ़ा था कि हाँ प्लूटो एक प्लैनेट है, लेकिन फिर प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा वो हम देखेंगे कि प्लैनेट होने के लिए आपको कुछ कंडीशन मीट करनी पड़ती हैं। उनमें से एक कंडीशन होता है कि आप स्फेरिकल शेप के होने चाहिए, जो आपका ये गोलार्ध शेप होता है ना वैसे होना चाहिए। तो ये स्फेरिकल शेप के नहीं होते, तो इसलिए प्लैनेट नहीं है ये। ऐसे इररेगुलर शेप के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये एस्टेरॉइड, ठीक है, पत्थर होते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट वगैरह कहाँ मिलती है वो भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन एस्टेरॉइड आपको बेसिक समझ आना चाहिए है क्या। इसी तरह होते हैं मेटियोराइड। मेटियोराइड, अब मेटियोराइट जिनको कि अभी इसको तो हम जैसे हमने बताया इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, मेटियोराइट को बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड। अब होता क्या है, जैसे एस्टेरॉइड में कोलिजन हो गया, जैसे एस्टेरॉइड टकरा गए तो ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर जब ये मान लेते हैं कॉमेट है, इसकी गैस वैस सब निकल जाएगी तो सिर्फ रॉक बचेगा, बहुत छोटी सी रॉक बचेगी, उसी को मेटियोराइड बोलते हैं। मेटियोराइड एस्टेरॉइड की तरह ही होता है, लेकिन एस्टेरॉइड बहुत बड़ा होता है साइज में, मेटियोराइड्स बहुत छोटे होते हैं, मटर के दाने तक के, मतलब छोटे छोटे छोटे, जो एक तरह का स्पेस है, डेबरी बोल सकते हैं, जो ये सब कोलिजन वगैरह होते हैं एस्टेरॉइड वगैरह, तो उससे जो अवशेष बचते हैं, या फिर जैसे कॉमेट से गैस वैस निकल जाती तो जो थोड़ा सा अवशेष बचता है उसी को मेटियोराइड बोलते हैं, उल्कापिंड। अब ये मेटियोराइड जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं तो ये जल जाते हैं। एक लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिसको हम बोलते हैं मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल। लिख सकते हो, लेकिन वैसे ये जब मैं एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी चीज़ हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे ये बर्न हो जाते हैं, और जब बर्न हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि तारा टूट के गिरा, तो वो तारा टूटता नहीं है, वो मेटियोर ही होता है। वो जब मेटियोराइड आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो वो
मेटियोर बन जाता है, जब जल जाता है तो ऐसा लगता है कि वो टूटता हुआ तारा है, तो टूटता हुआ तारा नहीं, वो मेटियोर है। इसी को ही हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। जब बहुत सारे मेटियोर्स एकदम से ऐसे गिरते हैं तो उसको मेटियोर शावर्स बोलते हैं। एमसीक्यू मैंने रखा हुआ है, वहाँ पे करेंगे मेटियोर शावर के बारे में, ठीक है। तो जब मैं वो करवाऊंगा तो यहीं पे ऐड ऑन करना उस चीज़ को, मेटियोर शावर, ठीक है। कुछ ऐसे मेटियोर शावर में देखने को मिलते हैं अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो। अब कुछ मेटियोराइड बर्न ना होके हमारे अर्थ सरफेस में गिर जाते हैं आके, उनको बोलते हैं मेटियोराइट। यानी वो मेटियोराइट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल नहीं पाते हैं, मेटियोराइट कहलाते हैं। सिंपल, ठीक, खत्म होता है। अब आते हैं हम कॉन्स्टिलेशन में। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार, हिंदी में बोले तो तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। इससे अभी जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ उसमें कायदे के क्वेश्चन पूछे हैं अभी, तो समझ लेना थोड़ा ध्यान से। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर को ही हम जानते हैं किस नाम से? द ग्रेट बियर के नाम से। ग्रेट बियर, हिंदी में हम बोलते हैं इसको सप्तऋषि। 7 तारों से मिलके बनता है ना, इसलिए सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। जो भी कॉन्स्टिलेशन होता है उसमें एक एस्टेरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। एस्टेरिज्म देखने को मिलता है। ये एस्टेरिज्म क्या होता है? एस्टेरिज्म ऐसे समझ सकते हो कि एक पैटर्न है। क्या है ये एक पैटर्न ऑफ स्टार्स है, पैटर्न ऑफ स्टार्स इन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। जैसे कि ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं द बिग डिपर। तो आपसे पूछता है ये जो बिग डिपर एस्टेरिज्म है ये किस कॉन्स्टिलेशन में देखने को मिलेगा? तो उर्सा मेजर में देखने को ये मिलेगा। क्लियर? ऐसे ही हमारा एक और कॉन्स्टिलेशन होता है एंड दैट इज, ये डब्ल्यू शेप का होता है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा जिन लोगों ने कि PYQ सीरीज़ वगैरह अटेंड किया होगा, उन लोगों को पता होगा ये, ठीक है। और ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कैसे हो पिया, ठीक है। कैसे हो पिया, कैसियोपिया। ये आपसे इस तरह से पूछेगा कौन सा कॉन्स्टिलेशन होता है जो डब्ल्यू शेप का होता है, तो ये होता है आपका कैसे हो पिया, ठीक है। और इसमें से जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो है शेडार, ठीक है। ये है हमारा सिग्नस या फिर किग्नस, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो। सिग्नस ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये क्रॉस शेप का होता है, तो सी से क्रॉस शेप, सी से सिग्नस, ऐसे याद रखेंगे। क्रॉस शेप्ड आपका कॉन्स्टिलेशन होता है, ठीक है। और ये है आपका ओरियन कॉन्स्टिलेशन। ओरियन ये किस शेप का होता है? तो जो आपका आर ग्लास नहीं होता है, आर ग्लास आप जानते होंगे, ऐसे देखा होगा आप सभी ने, इस तरह से होता है आर ग्लास, देखा होगा। इसमें वो रेत सी होती है ना, यहाँ पर रेत भरी होती है, ऐसे रेत वो धीरे धीरे धीरे, तो वो उसी को आर ग्लास बोलते हैं। तो ये जो आर ग्लास के शेप में होता है ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है? ओरियन। और इसमें जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो रिगल है, ब्राइटेस्ट स्टार। अच्छा, ब्राइटेस्ट स्टार वैसे कौन सा है अगर हम बात करें? ब्राइटेस्ट, ठीक है। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? यहाँ से एक सेकंड रुको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ पे स्पेस है? यहाँ पे। तो ब्राइटेस्ट स्टार जो है ना वो सन है। अगर आपसे पूछेगा कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो जो सबसे हमारा नज़दीकी ब्राइटेस्ट स्टार, जो हमारा नियरेस्ट है, नियरेस्ट स्टार भी यही है। कौन सा? ब्राइटेस्ट और नियरेस्ट है हमारा सन, ठीक है। और सन इज द ओनली स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये चीज़ क्लियर। लेकिन ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई अगर पूछेगा, इन नाइट स्काई, इन नाइट स्काई अगर पूछेगा तो ये है आपका सिरियस। कौन सा है? सिरियस। अगर आपसे पूछेगा नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन, यानी कि सूरज के बाद अगर हम सबसे नज़दीकी तारे के बात करेंगे, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। क्लियर थी चीज़? ठीक है।
ठीक है। और ये है आपका ओरियन, वही यहाँ पे जो दिखाया गया है, ठीक है, वही सेम पिक है। और ओरियन को जो है दी हंटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि आर ग्लास शेप का होता है और कुछ कुछ थोड़ा सा हंटर के शेप में दिखता है, तो इसीलिए ओरियन कॉन्स्टलेशन को दी हंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दी हंटर। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करिएगा, बाकी इसके बाद अब हम प्लैनेट्स वगैरह पे आते हैं। जो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम को लेकर थ्योरी है, जो मैंने आपको थ्योरी बताई, ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है। थ्योरीज और भी दी गई हैं, जैसे कि अगर मैं एक थ्योरी की बात करूं तो उसको बोलते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस दी गई थी, ये हाइपोथेसिस को दिया था चैम्बरलिन और मॉल्टन। चैम्बरलिन नाम याद रखिएगा, इसमें थ्योरी डीप में नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये एक्सेप्टेड नहीं है उतना। इनके अनुसार ये है कि भाई सन एग्जिस्ट करता था, फिर बाकी स्टार्स का उसके साथ कुछ कांटेक्ट हुआ, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ। तो उतनी एक्सेप्टेड नहीं है, बट ये ध्यान रखना है किसने दी है और कब दी है और इस थ्योरी का नाम क्या है, बस, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ तक किसी कोई डाउट ना हो जल्दी से बताइए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सोलर सिस्टम, जिसमें कि सबसे पहले हम एक एक करके बारी बारी करके सारी चीज़ें देखेंगे। पहले सन और हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है। भोला ने ठेका ले रखा है लगता है किसी से ये लिखने का कि समझ नहीं आ रहा है, घटिया पढ़ा रहे। किससे ठेका लिया भोला, बेटा बताओ। हैं कि 12,000 लोग देख रहे हैं, 12,000 में अपने भोला को ज़्यादा दिक्कत हो रही। बेटा भोला, भोले तो नहीं हो तुम इतने, किसी ना किसी के जरिए तो तुम भेजे गए, बताओ कौन है वो। हैं सर, विच बैच शुड आई परचेज फॉर FCAT 25? देखो अभिषेक तंवर ना, अभिषेक ने पूछा है, तो अभिषेक देखो FCAT के लिए तो नहीं है, लेकिन अभी आई थिंक FCAT का रिज़ल्ट आया है शायद, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप अभी खोला था कुछ देर पहले, तो ढेरों मतलब पढ़े थे स्टूडेंट्स के सर FCAT क्लियर हो गया, CDS भी काफ़ी लोगों ने क्लियर किया। लेकिन मैं ये क्लेम नहीं खुद से करना चाहता हूँ कि ये FCAT के लिए है या फिर वो है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती हैं, नो डाउट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आप क्लियर भी कर लेंगे, हो सकता है क्लियर किया भी है, लेकिन मैं क्लेम बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा कि भाई इससे आप वो कर लोगे, ठीक है ना। तो आपका मतलब अगर आप अगले FCAT के लिए कर रहे हैं, तो ये अगर आपको बैच बाई करना है तो आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी कोई डाउट तो नहीं है? आकाशगंगा कुछ अलग नहीं होता है, मिल्की वे गैलेक्सी को ही आकाशगंगा बोलते हैं, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी को ही आकाशगंगा बोलते हैं, कोई अलग से वो नहीं होता है। थोड़ा स्लो करिए, कितना स्लो तो बढ़ा रहे हैं। एस्टेरॉइड और मेटियोर में क्या अंतर होता है? साइज़ का अंतर होता है, मैंने बताया तो। एस्टेरॉइड और मेटियोराइड में अंतर ये होता है साइज़ का। एस्टेरॉइड बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, प्लैनेट के जितने हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। मेटियोराइड क्या होते हैं? होते वही हैं, पत्थर के बने होते हैं, पत्थर के ही, पत्थर मेटल इन सब के बने ही होते हैं वो भी। लेकिन वो क्या होता है, जब एस्टेरॉइड टकरा गए मान लो, या फिर जो मैंने बताया था वो कॉमेट होता है, उसके गैस वैस सब निकल के तो छोटा सा बस रेजिड्यू बचता है, तो वो जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मटर के दाने तक के छोटे हो सकते हैं। मटर के दाने का आपका एस्टेरॉइड नहीं होता है, तो बस साइज़ का अंतर है, बस मेटियोराइड हो जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल गया, मेटियोर हो गया। फिर अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं जला और अर्थ में स्ट्राइक कर गया तो उसको मेटियोराइट बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सन पे, तो काफ़ी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। सन इज़ दी ओनली स्टार, ठीक है। 99% मास पूरा सोलर सिस्टम का इसी के पास है, ठीक है। 99% मास ऑफ सोलर सिस्टम हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। रफली आप देख सकते हैं 25 to 28% हीलियम रहती है, बाकी का 2% आपका बाकी गैसेस नाइट्रोजन वगैरह ये रहती हैं। अच्छा, लिखा हुआ 99% वाला चीज़, ठीक है। यहाँ से क्या है कि लाइट आने के लिए 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है, यानी 8 मिनट 30 सेकंड, लाइट मिनट इसी को हम बोल देते हैं। जैसे कि जो सेलेस्टियल डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं उनको लाइट ईयर में करते हैं। लाइट ईयर आपसे कभी कभी पूछ लेता है किसकी यूनिट होती है, तो ईयर सोच के आपको ये नहीं कि ये टाइम की यूनिट होती है, ये मार्क कर देना, ये डिस्टेंस की यानी कि दूरी का एक मात्रक होता है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर को हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट ईयर बहुत बड़े बड़े जो हमारे डिस्टेंसेज होते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ 8 मिनट 30 सेकंड, इसका मतलब ये है कि सन और अर्थ के बीच में
8 मिनट और 30 सेकेंड्स का लाइट मिनट का इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यानी सन और अर्थ के बीच में। लाइट ईयर अगर बात कर लें कितना होता है, अगर हम किलोमीटर से बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। और एक और हमारी ऐसी यूनिट होती है जिसको पार्सेक बोलते हैं, पास्कल नहीं, पास्कल तो प्रेशर की होती, पार्सेक लाइट ईयर से एक बड़ी यूनिट होती है, बस इतना ध्यान रखना है। टेम्परेचर एट द सरफेस 5800 केल्विन और 5600, सेंटर में तो बहुत भयंकर टेम्परेचर होता है। अब तुम्हें थोड़ा सा सन का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लो। दिस फोटो इज प्रेजेंटेड बाय ड्रीम्स टाइम, थैंक यू टू ड्रीम्स टाइम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझिएगा पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको कोरोना बोलते हैं, फिर अंदर बढ़ेंगे क्रोमोस्फियर और अंदर बढ़ेंगे फोटोस्फियर। ये सब आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ठीक है, सब सरफेस वगैरह, ये 3 लेयर सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, कोरोना, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर। आप में से काफ़ी लोग को अब लगेगा कि भाई सेंटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है आउटर के कंपैरिजन में। अभी हमने देखा ना, यहाँ पे दिखाया ना मैंने आपको कि टेम्परेचर 5800 केल्विन है और सेंटर में तो 15.7 मिलियन केल्विन है। तो अब में से काफ़ी लोगों को हो सकता है लगे कि भाई कोरोना का कम टेम्परेचर होगा और क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर का ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वाइस वर्सा ट्रू है, फोटोस्फेयर से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है कोरोना का। और आपसे अगर कभी पूछ ले कि विच इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द सन, विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज़ फोटोस्फियर। ये क्वेश्चन रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका है, विच इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ सन, वो भाग सूर्य का जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज़ फोटोस्फियर। ठीक है, तो कोरोना, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, ये ऑर्डर याद रखिएगा। और अभी हमने कौन सा मिशन भेजा, जरा कमेंट में आप बताएंगे। सन में कौन सा इंडिया का पहला वो मिशन है, और इंडिया ऐसा करने वाला 4th कंट्री बन चुका है जो सन के लिए यहाँ पे क्या भेजा, मिशन भेजा। और वो कौन सा मिशन है, आदित्य L1। कौन सा हमने लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया है, और ये ध्यान रखना है L1 क्या है, ये L1 है लैग्रैंज पॉइंट। अब अगर आपसे कभी पूछ ले कि लैग्रैंज पॉइंट होता क्या है और कितने लैग्रैंज पॉइंट होते हैं सन और अर्थ के बीच में, तो पहली बात तो सन और अर्थ के बीच में 5 लैग्रैंज पॉइंट होते हैं। लैग्रैंज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे किसी सैटेलाइट को प्लेस करेंगे तो वो स्टेबल रहेगी, बिकॉज अर्थ और सन के बीच में लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो वहाँ पे कांस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी सैटेलाइट अगर हम प्लेस करते हैं तो बड़ी आसानी से वहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। जितने भी अभी हमारे इससे पहले कंट्रीज़ 3 कंट्रीज़ ने प्लेस किए हैं उन्होंने L1 पे ही किए हैं, किसी कहीं और नहीं किए हैं। और कौन सा हमने लॉन्च व्हीकल यूज़ कर लिया है यहाँ पे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C57। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो प्लैनेट्स जैसे मैंने आपको बताया 8 मेजर, ठीक है, सीधा मेजर 8 मेजर और 5 ड्वार्फ जो प्लैनेट हैं उनके बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं 8 प्लैनेट और 5 ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारे प्लैनेट। मैंने आपको बताया था सन सेंटर पे है, हमारा पूरा मास इसी के पास है, और ये सब इसके चारों ओर, या फिर हम बोल सकते हैं पूरे इसका चक्कर काट रहे हैं। कौन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, नहीं याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब याद हो जाएगा, लोड लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर, तो सन के बारे में हमने तो सारी चीज़ें समझ ली। अब हम समझते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो जितने भी हमारे प्लैनेट हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टेरेस्ट्रियल, जिनको कि हम स्थलीय ग्रह बोलते हैं, ठीक है, स्थलीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और दूसरे हैं हमारे जोवियन प्लैनेट। इन्हीं को ही हम इनर प्लैनेट बोल देते हैं। अभी आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, अभी समझ में आएगा। देखिए, जो भी हमारी ये 8 प्लैनेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। तो ये जो 8 प्लैनेट हैं, इनमें से इन शुरू के जो 4 हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल, चलो अभी आपको समझाते हैं कैसे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे, ये है मरकरी, ये है वीनस यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, और ये आपका मंगल यानी मार्स। ये है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ये सैटर्न यानी शनि, ये है यूरेनस यानी अरुण, और ये है नेपच्यून यानी वरुण। इन 2 प्लैनेट के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में देख रहे हैं कुछ पत्थर सा है, ये भी घूम रहे हैं, जैसे सारे प्लैनेट घूम रहे हैं वैसे ये भी घूम रहे हैं। यही है एस्टेरॉइड। क्या है ये, एस्टेरॉइड है ये, ठीक, क्षुद्र ग्रह है ये। इसको बोलते हैं, क्योंकि एक एस्टेरॉइड तो है नहीं, 2-3 एस्टेरॉइड तो है नहीं, बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। इसी को पूरा हम बोल देते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो पहला सवाल तो यही पूछ लेता है कि किन 2 ग्रहों के बीच में, तो मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति। लेकिन ये जो एस्टेरॉइड की बेल्ट है यही एक्ट करती है एज अ
डिवाइड एज अ डिवाइड बिटवीन, एज अ नेचुरल डिवाइड बिटवीन ऑल दी 8 प्लैनेट। ये सारे 8 ग्रहों को 4 और 4 के भाग में डिवाइड कर सकती है, 4 इधर और 4 इधर, यानी 4 इसके लेफ्ट में और 4 इसके राइट में। ये जो 4 लेफ्ट में हैं इन्हीं को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाते हैं ये। और ये जो 4 बाहर हैं इनको एक्सटीरियर बोलते हैं। अंतर क्या है इनमें वो समझते हैं अब। तो ये जो 4 अंदर वाले हैं वो मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल। ये रॉकी मटेरियल के बने हुए हैं, यानी कि पत्थर के बने हुए हैं, मेटल्स वगैरह देखने को मिलेगा। सरफेस इनका सॉलिड होता है, यानी सरफेस सॉलिड होता है, ठोस होता है। इनमें छल्ले रिंग्स नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत छोटे होते हैं। बाहरी जो एक्सटीरियर प्लैनेट है उनके कंपैरिजन में छोटे होते हैं, बहुत कम मून्स होते हैं। जैसे इन दोनों के पास तो कोई मून नहीं है बेचारों के पास, मरकरी वीनस डू नॉट हैव एनी मून, 0। अब आते हैं जो एक्सटीरियर प्लैनेट है, बाहर के 4 हैं, इनमें बहुत सारे मून होते हैं, ठीक है। इनमें रिंग्स देखने को मिलती हैं। सर रिंग तो एक ही 2 में देखने को मिली, सैटर्न यूरेनस में नहीं, सब में होती है रिंग। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सब में होती है, लेकिन हम सैटर्न देख सकते हैं पृथ्वी से, बाकियों के नहीं दिखती हैं, लेकिन होती हैं। नो सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस नहीं होती है। ये 2 तो गैस हैं, गैस के पूरे गैस के बने हुए हैं, तो इनमें आप कोई सैटेलाइट लैंड नहीं करवा पाओगे। जैसे कि नहीं हमने मून में सैटेलाइट लैंड करवा दी, ठीक है, मून इज़ नॉट अ प्लैनेट बट सॉलिड सरफेस है। या फिर हमने वीनस के लिए मिशन भेजा, हमने मार्स के लिए मिशन भेजते हैं, तो वहाँ पे लैंड हो जाती है आराम से सैटेलाइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कभी सैटेलाइट लैंड करवा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो गैस के बने हुए हैं। और इन दोनों को हम बोलते हैं आइस जाइंट्स। ये होते हैं गैस जाइंट्स और ये होते हैं आइस जाइंट्स, ये एकदम बर्फ के बने हुए हैं। लेकिन ओवरऑल इनको हम गैसियस प्लैनेट बोल देते हैं चारों को। इमेंस इन साइज, यानी बहुत बड़े होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू इंटीरियर वाले। या समझ में आया? आंखें बंद करेंगे सभी लोग, अब आंखें बंद करेंगे और विजुअलाइज करेंगे, जो आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सन है सेंटर में, या फिर सन को एकदम लेफ्ट में रखो तुम, उसके आगे 8 प्लैनेट हैं, शुरू के 4, देन एस्टेरॉइड बेल्ट, बाद के 4। नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज अभी एक एक करके वो सब देखेंगे तो याद हो जाएगा नाम भी आपको। शुरू के 4 की खासियत क्या है कि वो सॉलिड हैं। अब जब सॉलिड होता है तो क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है कि मतलब सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, अब साथ सिकुड़ गई हैं, इसलिए वो सॉलिड हो गया। अब सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, अगर सारा कुछ मैटर एक साथ आ गया है तो वो छोटा हो गया होगा। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट छोटे होते हैं, सॉलिड सरफेस होती है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं, रॉक के बने होते हैं, ठीक है। और इनके पास बहुत ही कम मून होते हैं, छोटे होते हैं। इसका सारा उल्टा वाला पार्ट आपका एक्सटीरियर के लिए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो गैस के बने होते हैं, बहुत छोटे, मतलब बहुत बड़े होते हैं, रिंग्स उनके पास होती हैं और उनके पास बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं। अब आंखें खोलिए, अब हम आगे एक एक करके सारे प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्लैनेट है हमारा मरकरी, जिसको हम बोलते हैं बुध। अब जो बुध है हमारा, दैट इज़ मरकरी है, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट। सर जी भोला को अंधेरा अंधेरा देख रहे, अरे भोला बेटा कितनी आईडी बना के आज बैठा है। भोला को जो है ठेका दिया गया, भोला तू आज 10-15 आईडी बना के बैठ, तुझको ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि तू ऐसी हरकतें करेगा। तो फिर बाकी आईडी से जल्दी जल्दी वही एक मैसेज को, ये मैसेज है और इसको सीधे बस कॉपी पेस्ट करते रहना है। खैर अब भोला को हम ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं, मरकरी का टेंशन देते हैं। मरकरी बेचारा सोच रहा है इतना बड़ा मैं प्लैनेट हूँ और ये भोला के पीछे पड़े हुए हैं। खैर मरकरी की अगर बात करें बुध, तो इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू दी सन, ठीक है। आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये बहुत ही नज़दीक है, छोटा भी सभी से है, ठीक है। इट इज़ दी स्मॉलेस्ट प्लैनेट, क्लोजेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। अब ये मत समझना कि क्योंकि क्लोजेस्ट है सन के तो सबसे गर्म भी होगा, नहीं, ये गर्म नहीं है सबसे। कौन है वो हम आगे देखेंगे, अगर आपको पता है तो बताइए। फास्टेस्ट प्लैनेट विद अ स्पीड ऑफ 1,72,500 किलोमीटर्स पर आवर टू कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड सन इन 88 डेज। 88 दिन में अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है। हमारी अर्थ कितने टाइम में रेवोल्यूशन पूरा करती है, कितने टाइम पूरा करती है? तभी तो हम फिर हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। कब? जब पूरा 365 दिन, एक साल हो जाता है ना। तो आपने मीम्स भी कुछ देखे होंगे कि हेयर अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड दी सन एंड हेयर द पीपल इन अर्थ सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर, है ना। तो वही है कि हमारा लगभग 365 दिन में हमारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, लेकिन मरकरी का सिर्फ 88 दिन में, 88 डेज में ही कंप्लीट हो जाता है एक रेवोल्यूशन। आते हैं वीनस पे, शुक्र में। बाकी भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इक्का दुक्का मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको, लेकिन पहले मेन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, नहीं तो पता चला मेन के जो इधर उधर की चीज़ें उसके चक्कर से मेन वजह जो चीज़ें उनसे भी ध्यान हट गया। वीनस, शुक्र हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म है। क्यों है? क्योंकि इसमें CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसकी खासियत ये होती है कि हीट को ट्रैप बड़ी अच्छे से करता है CO2।
तो इसलिए है, ठीक है। सनलाइट उसके पास ज़्यादा आती है वीनस के पास, लेकिन मरकरी ज़्यादा गर्म है। आप इसको ऐसे समझिए कि भाई आपकी, मान लेते हैं आपके और आपके फ्रेंड की दोनों की एक साथ जॉब लगी, ठीक है। आपकी जो है ज़्यादा सैलरी आपके दोस्त से कंपैरिजन में, लेकिन पता चला आपका दोस्त ज़्यादा अमीर हो गया, उसने जल्दी आपसे जो है गाड़ी वगैरह ले ली। क्यों? क्योंकि वो जो है सेविंग से बिलीव करता था। भले आपकी सैलरी ज़्यादा है लेकिन उसने सेविंग ज़्यादा करी। तो वही है, वीनस में भले उतना कम आता है मरकरी कंपैरिजन में, लेकिन ये ट्रैप बहुत ज़्यादा कर लेता है, तो इसकी वजह से ये है, ठीक है। इसमें एक भी चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, वैसे ये साइंस में भी मैं आपको चीज़ बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें थिक क्लाउड्स, बहुत ही घने घने बादल देखने को मिलते हैं। थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के बड़े बड़े हमें बादल देखने को मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी इस पे CHSL पे क्वेश्चन ने पूछा 2024 में, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा इसलिए बता रहा हूँ, पिछले बैच में बताया था, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज अर्थ का ट्विन, इसको हम अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ और मास है वो बहुत सिमिलर है किससे, अर्थ से, तो इसलिए अर्थ का ट्विन बोल देते हैं। वन ऑफ द 2 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच रोटेट अराउंड द एक्सिस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 2 ग्रह हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि एक तो आई थिंक हिंदी में जैसे एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं, है ना। हिंदी के नोट्स आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा। तो क्लॉकवाइज ऐसे समझो कि पूरे जितने भी हमारे प्लैनेट होते हैं, ऑल प्लैनेट्स रोटेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज हम बोल सकते हैं। एक्सेप्ट 2, सिवाय 2 प्लैनेट के। वो 2 प्लैनेट कौन से हैं? एक वीनस है और दूसरा हम आगे देखेंगे कौन सा है। इसी की तरह सिमिलर नेम है उसका भी, लेकिन अभी नहीं, आगे। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला प्लैनेट है ये। और एंड अगेन ये प्लैनेट्स चमकीले हैं, मतलब इनकी खुद की लाइट नहीं है, दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ब्राइटेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में, सबसे चमकीला। वैसे तो सबसे चमकीला तारे की अगर हम बात करें, स्टार इन द नाइट स्काई, तो वो सिरियस है जो मैंने आपको बताया था। इट कैन बी सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग विद ओपन आइज, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, यानी कि भोर का तारा या फिर सांझ का तारा। किस ग्रह को बोलते हैं? तो इट इज़ वीनस। आंखें बंद हो जानी चाहिए सबकी जल्दी से। वीनस, इट इज़ द ब्राइटेस्ट, इट इज़ द हॉटेस्ट, थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4, अर्थ की बहना है, नी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। बाकी सारे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं प्लैनेट, ये और इसका एक और बड़ा भाई है, ये दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज इन दिस वीनस इज इट हैज़ द स्लोवेस्ट रोटेशन। स्लोवेस्ट रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या होता है, घूर्णन का मतलब क्या होता है, ये हम अगली से अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये टॉपिक रहेगा हमारा। लेकिन अभी के लिए जो जैसे अर्थ हमारा एक रोटेशन 24 घंटे में रफली कंप्लीट करती है, यानी जो हम एक दिन जिसको बोलते हैं, अपनी एक्सिस पे जब पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है उसी को, मतलब एक अपनी एक्सिस पे जब पूरा एक चक्कर हो जाता है तो उसी को हम रोटेशन बोलते हैं, हिंदी में घूर्णन बोलते हैं। तो इसका ऐसे समझ लो, वीनस का एक दिन सबसे ज़्यादा देर में होता है, 257 डेज, 257 इंटू 24 आवर्स कर लो, उतने घंटे लगते हैं वीनस को अपना एक रोटेशन, यानी हमारा एक रोटेशन एक दिन में हो जाता है और वीनस का 257 दिन, ठीक। अर्थ पे आते हैं, द ओनली प्लैनेट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ विद अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हम रहते हैं, आर प्लैनेट, द ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसमें हमें पता है 70% वाटर, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून, मतलब ये है कि जो चंद्रमा है उसी को सैटेलाइट बोलते हैं। उपग्रह, उपग्रह क्या होता है, जो उस प्लैनेट के अराउंड उसके चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हो सकता है आप किसी के अराउंड चक्कर लगा रहे हो या लगा रही हो और आपके अराउंड कोई लगा रहा हो, तो आप किसी के अराउंड लगा रहे हैं तो आप प्लैनेट हुए किसी सन के, और आपके अराउंड कोई लगा रहा है तो वो आपकी सैटेलाइट हुआ, समझे अभी। तो मून हमारे अराउंड चक्कर लगा रहा है इसलिए वो हमारा सैटेलाइट है। इन दोनों का क्या सीन है, मरकरी और वीनस का? तो बेचारों के पास, मैंने आपको बताया, दे हैव नो सैटेलाइट। मरकरी एंड वीनस आर दी ओनली प्लैनेट, ठीक है, वीनस आर ओनली प्लैनेट विद नो सैटेलाइट, विद
नो, या फिर ज़ीरो लिख देता हूँ, ठीक है, ज़ीरो सैटेलाइट, सैटेलाइट बोल लो मून बोल लो एक ही बात है, ठीक है। अब जैसे हम हैं तो हम क्या करते रहते हैं, हम सैटेलाइट भेजते रहते हैं, है ना, ये सैटेलाइट वो सैटेलाइट, इसरो भेज रहा है, जक्सा भेज रहा है, रॉसकॉस्मोस भेज रहा है, CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी भेज रही है, CSA भेज रही है कनाडा की, तो मतलब भेजते रहते हैं सब, तो वो आर्टिफिशियल हैं, लेकिन मून इज़ दी ओनली वन विच इज़ दी नेचुरल सैटेलाइट। मून की अगर बात करें तो मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और ये इसका एक रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम बराबर होता है। फिर मैं कुछ इस तरह से आपसे बोलूं कि मून का हमें सिर्फ ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस, हमें सिर्फ एक साइड ही मून का विजिबल होता है, एंड दैट इज़ रफली, आप मान सकते हैं रफली 60% ऑफ मून। 60% है चंद्रमा का जो हमें दिखता है, 40% जो रिमेनिंग साइड होता है वो हमें कभी दिखता ही नहीं है, और जो रिमेनिंग होता है उसी को ही हम बोलते हैं फार साइड ऑफ द मून, ठीक है, फार साइड ऑफ द मून, ठीक है, जिसको मून का साउथ पोल भी बोलते हैं। इंडिया ने यहीं पे ही तो लैंड करवाया है अपना चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान मिशन। और ये जो चंद्रयान मिशन है, सॉफ्ट लैंडिंग हमने करवाई है फार साइड ऑफ द मून में, और इंडिया बिकेम दी फर्स्ट कंट्री टू डू सो जिसने फार साइड में सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, जो साउथ पोल है मून का वहाँ पे। क्यों ऐसा है कि हमें एक साइड ही विजिबल होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मून का, क्योंकि इसका जो एक रोटेशन में लिया गया समय या टाइम वो बराबर होता है उसके एक रेवोल्यूशन में लिया गया टाइम के। कितना होता है? रफली 27 डेज, 27 दिन का होता है। माउंट लेबनिट्स जो है, लेबनिट्स वो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। बाकी हम चीज़ें पढ़ेंगे जब इक्लिप्स आएगा, टाइड्स आएगा, तो मून के बारे में फिर से जिक्र होगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो बोला इस बार, चलो खैर, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ओनली वन साइड ऑफ मून इज़ विजिबल टू अस, 60% साइड वो होता है, रिमेनिंग फार साइड ऑफ द मून वो साउथ पोल होता है। चंद्रयान 3 मिशन हमने अभी भेजा, उसमें लैंडर और रोवर का नाम बता दीजिए जल्दी से। लैंडर का नाम बता दीजिए, रोवर का नाम बता दीजिए, और उस पॉइंट का नाम बता दीजिए जहाँ पे हमने लैंड करवाया। तो लैंडर है विक्रम, हमारे विक्रम साराभाई जी के नाम पे। रोवर यानी कि जो रोविंग करेगा, ठीक है, प्रज्ञान। और पॉइंट कौन सा है? शिव शक्ति पॉइंट। और जिस दिन लैंड किया उसी दिन हम क्या मनाते हैं? स्पेस डे। ज़रा बताइए, स्पेस डे अभी रिसेंट में ही निकल के गया है, जल्दी से बताइए स्पेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे लैंड किया। अभी बढ़ते हैं मार्स में, दैट इज़ मंगल ग्रह, हमारा लास्ट इंटीरियर प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, जैसे कि हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन का कंटेंट देखने को मिलता है, आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है। तो ये आयरन रिच रेड सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए इसको मार्स बोलते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, वो आपको याद नहीं रखना है कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। लास्ट में जब समराइज़ कर दूंगा मैं तो अपने आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, सारी चीज़ें। इट हैज़ 2 नेचुरल मून्स, फोबोस एंड डीमोस। अभी हमने देखा अर्थ का एक है, अर्थ का एक है हमारे पास जिसको मून बोलते हैं, और मार्स के पास 2 हैं, फोबोस है एंड डीमोस है। बिल्कुल 23 अगस्त। सर आस्किंग बुक्स कब लैंड होंगी? बुक्स जल्दी लैंड होंगी, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। PCS हो जाएगा, वही सेम आंसर है जो मैंने एफकैट के लिए दिया था आपको, ठीक है। तो फोबोस और डीमोस हैं 2 नेचुरल मून्स। ओलंपस मॉन्स, ओलंपस जो मॉन्स है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो एंड द टॉलेस्ट माउंटेन इन द एंटायर सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम हमारे माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना बड़ा है, रफली 2.5 टाइम्स। रफली आप इसका जो हाइट की अगर मैं बात करूँ 22 से लेकर 26 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट से कितना है? 8,848, 8848 मीटर। इसका कितना है? 22 से लेकर 26 किलोमीटर रफली, तो यानी कि 2.5 गुना है उसका। क्लियर? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। मार्स क्यों रेड प्लैनेट बोलते हैं? 2 हैं इसके पास, फोबोस और डिमोस, और 22 से लेकर यहाँ पे ओलंपस मॉन्स है, इस तरह से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट। अब इसी एस्टेरॉइड बेल्ट में हमारा एक एस्टेरॉइड था जिसका नाम पंडित जसराज जी पे पड़ा था।
यूएसए ने, नासा ने पंडित जसराज जी पे एक एस्टेरॉइड का नाम रखा था। ये 2019 में रखा था ये नाम, 2022 के सीजीएल में एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरह एक एस्टेरॉइड है यहाँ पे बेन्नू करके एक एस्टेरॉइड है। इसी में एक नासा का मिशन भेजा था नासा ने, ओसिरिस रेक्स एस्टेरॉइड बेन्नू पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अभी आते हैं जुपिटर। ये वो प्लैनेट हैं जो हमारे एक्सटीरियर हैं, बाहरी हैं, गैस के बने हुए हैं, बहुत बड़े हैं, रिंग्स हैं, बहुत सारे मून्स हैं। ठीक, तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा है, विद द शॉर्टेस्ट रोटेशन, मतलब एक दिन इसका बड़ी जल्दी हो जाता है। कितनी देर में? 9 घंटे और 55 मिनट हुए नहीं कि इसका एक दिन हो गया। सबसे बड़ा, सबसे लंबा किसका हो रहा था? वीनस का, शुक्र का। 257 डेज का टाइम लग रहा था। याद करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर मून एंड वीनस, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट रेड स्पॉट, अ जायंट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। ध्यान रखना, ग्रेट रेड स्पॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें एटलीस्ट 95 मून्स हैं टिल नाउ। वैसे बढ़ते घटते रहते हैं मून्स, तो पता नहीं कितने होंगे। जो हम डिस्कवर कर लेते हैं तो उसको जोड़ देते हैं कि भाई इसमें इतने मून्स हैं। पहले 50 होते थे, फिर 70 हुए, फिर शुरू में तो सबसे पहले 4 मून्स को डिस्कवर किया था गैलीलियो गैलीलाई ने अपने टेलीस्कोप से। वो 4 मून को हम बोलते हैं गैलीलियन मून्स, क्योंकि गैलीलियो गैलीलाई ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। सबसे बड़े ये मून्स हैं, या फिर सबसे बड़े सैटेलाइट हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड और कलिस्टो। कलिस्टो अभी न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे ओजोन लेयर के हमें कुछ लेयर्स देखने को मिले हैं, विच वर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून अमंग देम। इन चारों में ही नहीं, इन चारों में तो सबसे बड़ा है ही है गैनीमेड, जो कि अपने आप में सारे सबसे बड़े हैं जुपिटर के सैटेलाइट। ओवरऑल भी पूरे सोलर सिस्टम में गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून या फिर लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, गैनीमेड। ठीक है, इट हैज़ एन अनक्लियर रिंग अराउंड इट, यानी रिंग है इसके अराउंड लेकिन वो अनक्लियर है। सैटर्न, ठीक है, सैटर्न पे आते हैं। सैटर्न की अगर बात करें तो इस जो प्लैनेट है इसको भी गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। ठीक है, गैलीलियो ने ही इसको डिस्कवर किया था, गैलीलियो गैलीलाई ने। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको समराइज कर दूंगा। वो हैज़ ब्राइट एंड कंसेंट्रिक रिंग्स, इसकी रिंग्स बड़ी ब्राइट हैं, बड़ी चमकीली हैं। और इसकी रिंग्स को किसने डिस्कवर किया था? ये गैलीलियो ने डिस्कवर नहीं किया था, इसको डिस्कवर किया था हाइजेंस ने। ठीक है, उनका नाम था हाइजेंस, क्रिश्चियन हाइजेंस। पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, क्रिश्चियन हाइजेंस। ये जो क्रिश्चियन हाइजेंस हैं, इन्होंने इसकी रिंग्स को डिस्कवर किया था। अब रिंग्स तो आपने वहाँ पे देखी होंगी, चलो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि रिंग्स के बीच में अपने कुछ और भी चीज़ नोटिस करना है। ये स्पेस आपको दिख रहा है रिंग्स के बीच में, ये कुछ स्पेस दिख रहा है आपको रिंग्स के बीच में, ऐसे ऐसे करके। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी ये भी पूछता है। तो इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो कसीनी ने करी थी। ठीक है, हु डिस्कवर्ड दी स्पेस। चलो भाई, चल क्यों नहीं रहो। तो हु डिस्कवर्ड दी स्पेस बिटवीन रिंग्स, तो ये डिस्कवर किया था कसीनी ने। और इसीलिए यूएसए ने एक मिशन भेजा था अपना, कसीनी हाइजेंस मिशन टू सैटर्न। Saturn can float on water because it has less density than water. सबसे कम घनत्व होता है इसका सैटर्न का। वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, उससे भी कम होता है सैटर्न का। यानी कि ये माना जाता है कि सारे प्लैनेट को अगर आप पानी में डुबवा देंगे, हाइपोथेटिकल अगर हम कंसिडर करें सिनेरियो, तो सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट जो कि फ्लोट करेगा, बाकी सब डूब जाएंगे। सबसे पहले कौन डूबेगा वही बताएगा, सबसे पहले कौन सा प्लैनेट डूबेगा। तो सबसे प्लैनेट पहले जो हमारा डूबेगा वो अर्थ है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कोई बताएगा? इसकी डेंसिटी यानी इसका घनत्व तो कितना होता है अर्थ का? फिर अभी बताता हूँ, पहले यूरेनस और नेपच्यून खत्म करते हैं जल्दी से। तो यूरेनस पे आते हैं, जो है अरुण, थर्ड लार्जेस्ट है। अगेन अभी याद करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। ग्रीनिश कलर का होता है। क्यों ग्रीनिश कलर या फिर ब्लू ग्रीन टाइप का कलर होता है? क्योंकि इसमें मेथेन, दैट इज़ जिसको मार्श गैस के नाम से जानते हैं, CH4 फॉर्मूला होता है, ये बहुत कंटेंट में यहाँ पे मिलती है यूरेनस। इसको डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने इन 1781, विलियम हर्शल ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको आइस जाइंट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था 4 जो बाहर के प्लैनेट हैं उसमें से जो हमारा जुपिटर और सैटर्न उनको गैस जाइंट बोलते हैं। यूरेनस और नेपच्यून को हम बोलते हैं आइस जाइंट। द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्राइमरली, बट इट ऑल्सो कंटेन्स मोर वाटर एक्सेट्रा, हैज कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर इन द सोलर सिस्टम, रोटेट्स क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस लाइक वीनस। तो वीनस का बड़ा भाई है यूरेनस, होता ना, ऐसे नाम, ऐसे तो नाम रखे जाते हैं भाइयों के, है ना, सिमिलर साउंडिंग।
तो ऐसे वीनस और यूरेनस दो भाई हैं, तो यहाँ पे आप दूसरा प्लैनेट लिख लेंगे। वो प्लैनेट कौन सा है? वीनस और यूरेनस, जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक। हैज़ एटलीस्ट 27 मून्स। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, सैटर्न का जो सबसे लार्जेस्ट मून है, सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट जो मून है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। और ये माना जाता है कि टाइटन में लाइफ पॉसिबल, लाइफ के एग्जिस्टेंस हो सकते हैं। यहाँ पे माना जाता है टाइटन में अंडर वाटर, जैसे वोल्केनो होते हैं ना हमारे यहाँ पे, वोल्केनो से गरम गरम लावा निकलता है, तो वैसे बर्फ़ के वोल्केनो है यहाँ पे, इस तरह से, मतलब अंडरग्राउंड यहाँ पे परमा फ्रॉस्ट, बहुत वाटर यहाँ पे, ऐसा माना जाता है कि है टाइटन में, जो कि इज़ दी लार्जेस्ट, ठीक है, लाइफ के यहाँ पे एग्जिस्टेंस हो सकते हैं। और इट इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। और सबसे ज़्यादा मून अभी तक तो जो है सैटर्न के पास है 146 मून, जो अभी टिल नाउ आई थिंक जो डिस्कवर हुए हैं वो, ठीक है। यूरेनस क्लियर हो गया, किसने डिस्कवर किया, सारी चीज़ें। इसके पास 27 मून्स है, फेमस मून्स है मिरांडा, एरियल और यूम्ब्रियल। तो फेमस के बारे में थोड़ा सा देख लेना अगर कभी इस तरह से रैंडम पूछ ले। एंड द लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून, फारदेस्ट प्लैनेट है सन से, तो सबसे ठंडा भी होगा यही। देखो, सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया था यूरेनस में। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यूरेनस को रोलिंग प्लैनेट के नाम से जानते हैं। रोलिंग प्लैनेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो एक्सिस है, ये अपनी एक्सिस पे 90 डिग्री से भी ज़्यादा टिल्टेड है। रोलिंग प्लैनेट क्यों बोलते हैं? ड्यू टू इट्स टिल्ट, ड्यू टू इट्स टिल्ट। कितना टिल्ट है? ग्रेटर दैन 90 डिग्री, तो इसलिए इसको हम रोलिंग प्लैनेट, ऐसा लगता है रोल कर रहा है ये। अब ये हुआ क्या कि पहले 7 ही प्लैनेट हमारे पास डिस्कवर हुए थे, और ये नहीं पता चल रहा था कि ये यूरेनस इतना टिल्टेड क्यों है भाई, इतना ज़्यादा क्यों टिल्टेड है 90 डिग्री पे। हमारी अर्थ भी टिल्टेड है 23.5 डिग्री, हम पढ़ेंगे जब अर्थ के बारे में आएंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टिल्टेड था। सबके अपने अपने कारण थे, लेकिन एक्चुअल जो कारण दिया गया वो फिर दिया गया किसके द्वारा? वो पहले तो मतलब जो ये माना जाता था कि सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से यूरेनस टिल्टेड है। लेकिन फिर आए हमारे कौन? ले वेरियर, अर्बेन ले वेरियर। इन्होंने बोला, जो लंदन की स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी, कि भाई अपना जो टेलीस्कोप लगा रखे उसका इस्तेमाल करो ज़रा, उससे देखो, यहाँ पे हम तुमको एक पोजीशन बता रहे हैं, इस पोजीशन पे देखो तुमको कुछ दिखेगा। और जब देखा गया तो दिख गया, और उन्होंने बोला यही कारण है कि क्यों इसका इतना टिल्ट है, और वो सही था, ठीक है। अभी तक इसको किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया था, नेपच्यून किसी ने देखा नहीं था। फिर अर्बन ले वेरियर ने, पता नहीं कैसे लोग कर लेते थे, कितना कैसे दिमाग चल रहा थे यार ये लोग, इतना है कि मतलब पूरा टेलीस्कोप भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि इस पोजीशन पे देखिए कोई एक बॉडी होगी, सेलेस्टियल बॉडी, वही इन्फ्लुएंस कर रही है यूरेनस के एक्सिस को, टिल्ट करवा रही है। और वहाँ पे मिल गया, नेपच्यून मिला वहाँ पे, तो इन्होंने, ठीक है। और बाद में जॉन गल्ले, ठीक है, महेश, तो जॉन गल्ले, ठीक है, इन्होंने फिर बाद में इसको इसका वो जो है मतलब प्रॉपरली इसको डिस्कवर किया था। लेकिन पोजीशन अर्बेन ले वेरियर ने बताई थी 1846 में। ईयर याद रहना रहे, साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए। ब्लूइश इन कलर होता है, एंड इट इज़ दी कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड यूरेनस में किया गया, बट इन जनरल नेपच्यून होता है। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ के क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, क्या आंसर होगा आपका? तो इसमें मरकरी भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है। कैसे? मरकरी ऑन एन एवरेज अर्थ के सबसे नज़दीक में रहता है जब वो सन के अराउंड चक्कर लगाता है तब, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वीनस जो होता है हमारा, वीनस, वो एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब वो सबसे नज़दीक से होकर गुजरता है, वो समझ रहा है। इट इज़ द क्लोजेस्ट ऑन एन, वैसे एवरेज में सबसे लंबे समय तक अर्थ के पास रहता है। लेकिन वीनस जो है, ठीक है, वीनस जो है ना, वो कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है जो अर्थ के सबसे नज़दीक में आ जाता है, बट ऑन एवरेज लंबे समय तक मरकरी रहता है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है मैंने, कभी देखा तो नहीं किसी पेपर में, लेकिन अगर पूछ ले, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके 14 सैटेलाइट हैं, ट्राइटन नाम से इसका एक फेमस मून है, ठीक है। अब आते हैं डुवॉर्फ प्लैनेट के बारे में। रिसेंटली इससे भी CHSL जैसे एग्ज़ाम में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कम चीज़ें हैं। और एक चीज़ नेपच्यून में कुछ छूट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल,
एक चीज़ तो छूट ही रही है, वो ये चीज़ ये है कि नेपच्यून जो है इसका स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन होता है। स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन इसका मतलब क्या है कि सन के अराउंड जो एक चक्कर कंप्लीट करता है वो सबसे ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करता है। कितने टाइम में? 165 ईयर्स में। हमारा एक साल में कंप्लीट हो जाता है रेवोल्यूशन, इसका 165 साल में। समराइज़ करता हूँ मैं आपके लिए। ये रहा रोटेशन, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए होंगे किसका स्लोवेस्ट किसका फास्टेस्ट, क्या रोटेशन क्या रेवोल्यूशन, तो समराइज़ कर देता हूँ मैं आपके लिए एक बार, ठीक है। रोटेशन और रेवोल्यूशन किसका फास्टेस्ट किसका स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फास्टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं स्लोवेस्ट, ठीक है। तो फास्टेस्ट जब हम रोटेशन की बात करेंगे, यानी कि एक जल्दी से उसका एक दिन कंप्लीट हो जाता है, तो 9 घंटे और 55 मिनट का टाइम लेता है कौन? जुपिटर, है ना, बृहस्पति जो सबसे बड़ा प्लैनेट है। स्लोवेस्ट की जब हम बात करेंगे, तो स्लोवेस्ट की जब हम बात करते हैं रोटेशन की, तो ये वीनस लेता है। कितना टाइम लेता है? 257 दिन। देन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, यानी कि सबसे जल्दी कौन एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, जो सबसे नज़दीक है सबसे छोटा है मरकरी, बुध जिसको हम बोलते हैं, 88 दिन में इसका पूरा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा समय रेवोल्यूशन में कौन लगाता है? जुपिटर। ये सबसे नज़दीक है तो सबसे जल्दी चक्कर पूरा करेगा, क्योंकि छोटा रास्ता होगा इसका, मतलब सबसे शॉर्ट पाथ होगा इसका। और जुपिटर की जब हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो क्योंकि इसका सबसे दूर है तो सबसे बड़ा गोला बनाना पड़ेगा इसको, तो इसका सबसे लंबा समय होता है 165 ईयर्स का। टाइम भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, वैसे तो लिखा हुआ है हम लोगों ने 9 घंटे 55 मिनट, यहाँ पे लिख लेंगे। वीनस में मैंने कितना बताया था आपको? 257 दिन बताया था, 257 डेज़। यहाँ पे मरकरी में 88 डेज़, और जुपिटर में जब हम बात करते हैं तो जुपिटर में 165 ईयर्स का टाइम लगता है। अब हुआ क्या कि 2006 आते आते तक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई 2006 में पेरिस फ्रांस में, और इसमें बैठक के बाद ये अनाउंस कर दिया गया कि आज से प्लूटो इज़ नो मोर अ प्लैनेट। तो बुक से हटा दीजिए इस चीज़ को कि प्लूटो भी प्लैनेट है। फिर बात है कि क्यों, पूछा गया क्यों, तो उन्होंने बोला कि 3 चीज़ें किसी भी प्लैनेट को प्लैनेट बनने के लिए, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट बनने के लिए 3 चीज़ें फुलफिल करनी होती। एक, पहला तो आपका स्फेरिकल शेप हो एकदम प्रॉपर, ठीक है, अच्छा शेप हो आपका, स्फेरिकल शेप हो। दूसरा, आप सन के चक्कर लगाते हो, सन के अराउंड रेवोल्यूशन करते हो आप। प्लूटो दोनों काम कर रहा था, स्फेरिकल भी है शेप में, सन के अराउंड रेवोल्यूशन भी कर रहा था, लेकिन एक गलती हो गई इससे। एक गलती इससे ये हो गई कि अपने पाथ में, अपने रास्ते में आने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, एस्टेरॉइड वगैरह था, डेब्री वगैरह, इसको ये कंडेंस करके साइड नहीं कर पा रहा था ये। अब मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप भावनाएं मेरी समझ गए होंगे। वैसे तो पूछेगा नहीं, पूछेगा भी तो वहाँ पे भावनाएं आप वहाँ समझ जाएंगे कि तीसरा पॉइंट क्या है, कि जो भी इसके पाथ में आने वाले ऑब्जेक्ट हैं उसको क्लियर, अपने पाथ को क्लियर करता हुआ चले, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, शुड क्लियर इट्स पाथ, शुड क्लियर इट्स पाथ, जो नहीं कर रहा था प्लूटो। और लगे हाथ 2-3 और मिल गए, कौन? एरिस मिल गया, होमिया मिल गए, बाद में मेक भी मिल गए। तो ये क्या है, इसको छोड़ दीजिए अभी। प्लूटो, एरिस, होमिया, मेक ये क्या है? ये ड्वार्फ प्लैनेट है। कहाँ देखने को मिलते हैं? क्यूपर बेल्ट में। क्यूपर बेल्ट में, हाँ क्यूपर बेल्ट में। क्यूपर बेल्ट क्या होती है? एस्टेरॉइड बेल्ट पढ़ाए थे, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, जल्दी से भाग के। यहाँ पे तुम्हें एस्टेरॉइड बेल्ट पढ़ाए थे, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही ये नेपच्यून प्लैनेट है, नेपच्यून यानी वरुण। ऐसे ही नेपच्यून के अराउंड यहाँ पे, नेपच्यून के बियॉन्ड ये जो बेल्ट है, ऐसी बेल्ट ही बिल्कुल एस्टेरॉइड बेल्ट की तरह है, इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। यही मिलते हैं आपको कौन? यही मिलते हैं प्लूटो विच इज़ द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट, एरिस सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट, मेक, होमिया, ठीक है। तो 4 हो गए सर, आपने तो 5 बोले थे, बिल्कुल। जो 5वां है वो यहाँ देखने को मिलता है, उसका नाम है सेरेस। सवाल पूछता है विच इज़ द क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट टू द अर्थ, आंसर इज सेरेस। सेरेस कहाँ है? एस्टेरॉइड बेल्ट में है, यानी वो भी स्फेरिकल शेप का होगा, वो भी अर्थ का, सन का रेवोल्यूशन पूरा कर रहा होगा, लेकिन वो अपने जो पाथ है उसका डेब्री वगैरह क्लियर नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए वो ड्वार्फ प्लैनेट है। क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट टू दी अर्थ इज सेरेस। बाकी एरिस, होमिया, मेक, प्लूटो वो क्यूपर बेल्ट में पाए जाएंगे, जो बियॉन्ड नेपच्यून है, ठीक है। तो प्लूटो के बारे में वही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं।
प्लूटो की अगर बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है, इसकी खुद की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट, इसका भी सैटेलाइट है, 5 हैं इसके पास टोटल, ठीक है 5 हैं, उसमें से सबसे बड़ी है चारों, 5 सैटेलाइट में सबसे बड़ी चारों हैं ठीक है। और इसका जो एक रेवोल्यूशन पूरा होता है, क्योंकि आपको भी पता है नेपच्यून के भी बियॉन्ड है, तो नेपच्यून से भी ज़्यादा टाइम लेगा, तो 248 ईयर्स टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में, ठीक है, एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में टाइम लेता ही है। क्लियर। और एक चीज़ को और यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा वीनस है सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ना, इतना चमकता है कि इसको हम ल्यूसिफर के नाम से जानते हैं। ल्यूसिफर का मतलब होता है लाइट ब्रिंगर, लाइट ब्रिंगर जो लाइट लाता है, लाइट को लाने वाला, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, प्लैनेट्स को ऑर्डर में लगा लेते हैं, जो मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि आपको प्लैनेट याद नहीं करने पड़ेंगे। तो भोला बेटा कर क्या रहे हो यहाँ पे, ये बताओ तुम हैं। अभी बताते हैं, एक सेकेंड। एक लोग का डाउट आया है कि सर सुपरनोवा क्या होता है, ठीक है। सम एक्स्ट्रा फैक्ट, चलो पहले सुपरनोवा ही देख लेते हैं। एक लोग का डाउट है सुपरनोवा क्या होता है। तो सुपरनोवा ऐसे समझ लो, इट इज़ अ एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार। जब एक स्टार जो है एक्सप्लोड करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुपरनोवा, एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार, ठीक है, सुपरनोवा बोलते हैं इसको। देन आते हैं आपका, इसी तरह एक ध्यान रखना, एक पल्सर होता है, इससे इसको कंफ्यूज मत करना। पल्सर क्या चीज़ होती है? पल्सर होता है न्यूट्रॉन स्टार, इट इज़ अ न्यूट्रॉन स्टार, ये एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है, ठीक है। और ब्लैक होल भी ऐसे, आप में से कुछ लोगों का डाउट हो सकता है, अभी आया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आ जाए। ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल एक वो जगह है, इट इज़ अ प्लेस इन स्पेस दैट हैज़ इमेंस ग्रेविटी, मतलब जहाँ पे ग्रेविटी विद, ठीक है, प्लेस इन स्पेस विद, आप इनफाइनाइट ग्रेविटी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर मैं इतना बोल सकता हूँ, इतनी ग्रेविटी होती कि लाइट तक एस्केप नहीं कर पाती यहाँ से। तो प्लेस इन स्पेस विद इमेंस ग्रेविटी, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती कि लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे चीज़ें मैं वो बताता हूँ प्लैनेट ऑर्डर में, ठीक है, बड़े से छोटे के ऑर्डर में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जे सन, ठीक है, जैसे जे स्टार करके एक रैपर है ना, जे स्टार जैसे एक रैपर है, तो वैसे जे सन आप याद कर लो, जे सन। और ईवीएम, ठीक है, ईवीएम है ना, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हमारी है, तो उससे आप ईवीएम याद कर सकते हैं। तो हमारे कितने प्लैनेट हो गए? 7। और सबसे छोटा तो यार आपको पता ही है कौन सा है, उसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं, वो मरकरी है। अब इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, एस से सैटर्न यानी कि शनि, जिसके अराउंड हमें रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, कसीनी हाइजेंस का नाम याद रखेंगे, यूरेनस द ग्रीन प्लैनेट, द रोलिंग प्लैनेट, नेपच्यून द कोल्डेस्ट प्लैनेट, वो प्लैनेट जिसका सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन टाइम है, अर्थ जिसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, एक मून है, और ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, वीनस मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, ल्यूसिफर, ठीक है, अर्थ का ट्विन सिस्टर, और ये है मार्स द रेड प्लैनेट, फोबोस, डिमोस, ओलंपस मॉन्स हाईएस्ट पॉइंट, और मरकरी के बीच में पता ही हमें सबसे छोटा है, सबसे पास है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें होती हैं ख़त्म। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। और अब आप ये देखें कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, क्या आप उस पर क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन 1905 हु कंक्लूडेड, ये पूछा है सीपीओ जो अभी हुआ था आपका एग्जाम, उसमें। तो हु कंक्लूडेड विद थॉमस चैम्बरलेन दैट द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एनकाउंटर बिटवीन द सन एंड अदर स्टार। फॉरेस्ट मोल्टन, क्या डुमराव टीवी, क्या डुमराव टीवी ओनर का वेलकम करो सर, मैंने देखा नहीं यार, मिस हो गया। कमेंट मिस हो गया आई थिंक। ओके, डुमराव टीवी, नमस्कार सर, आपका पढ़ाने और उसके बाद पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का तरीका बेहतरीन है और सब कुछ एग्ज़ाम रेलेवेंट होता है। मैंने देखा है हमारे बहुत से सिलेक्टेड भाई बहन आपसे ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। थैंक्स आपके एफर्ट्स के लिए। थैंक यू डुमराव टीवी जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू।
आपने अब काफ़ी पहले भी आई थिंक कमेंट एक बार किया था, और आपके भी काफ़ी एफर्ट्स सराहनीय है। थैंक यू आपको भी फॉर द अप्रिसिएशन, थैंक यू। और डुमराव से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं क्या, डुमराव टीवी के मालिक जी को तो याद कर ही सकते हैं, बाकी डुमराव से हम लोग एक चीज़ और याद कर सकते हैं। डुमराव से कौन से हमारे एक बहुत ही फेमस एक्सपोनेंट थे, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम जानते हैं शहनाई के नाम से। शहनाई एक्सपोनेंट के जो सबसे फेमस एक्सपोनेंट हैं वो डुमराव बिहार से ही थे। बताइए सभी लोग जल्दी से। तो इन 1905 हु कंक्लूडेड विद थॉमस चैम्बरलेन दैट द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, किसने, तो ये मॉल्टन जी ने, फॉरेस्ट मॉल्टन जी, ठीक है, चैम्बरलेन और मॉल्टन पढ़ा था हम लोगों ने 1905 में। इन्होंने दिया था इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेटेसिमल, ठीक है, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं। और ये हाइपोथेसिस उतना एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला था सन पहले क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद जो स्टार्स के साथ सन का जो कॉन्टैक्ट था उसकी वजह से सोलर सिस्टम बना। बिल्कुल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सही है सभी का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी यहीं से बिलोंग करते थे आपके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ड्वार्फ प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन इन 310 ईयर्स एट अ डिस्टेंस बिटवीन 38.5 टू 53 AU। AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो सिरिस, एरिस, मेक या फिर प्लूटो, सारी ड्वार्फ प्लैनेट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ 310 साल ले रहा है, अपना दिमाग लगाओ। सेरिस तो एस्टेरॉइड बेल्ट में है, और मैंने बताया था जितना सन के पास होगा कोई भी प्लैनेट तो वो उतना ही कम टाइम लेगा, है ना, टाइम बढ़ता जाता है। मरकरी का सबसे कम होता है, नेपच्यून का सबसे ज़्यादा होता है। और सेरिस तो एस्टेरॉइड बेल्ट में, मार्स और जुपिटर के बीच में। नेपच्यून जो सबसे दूर प्लैनेट है वो 165 साल लगा रहा है एक उसमें कंप्लीट करने में रेवोल्यूशन। तो सेरिस तो आंसर होने से रहा। प्लूटो भी नहीं होगा, प्लूटो का भी मैंने आपको होता है 248 साल लेता है, 248, ठीक है। एरिस इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट है और प्लूटो के जस्ट बाद हमें देखने को मिलेगा। तो 248 से हम मान सकते हैं कि यार इसका कुछ 250 या फिर 300 के बीच में होगा, तो एरिस भी नहीं होगा। मेक इसका सही आंसर होगा। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। मेक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। The density of Saturn is similar to that of Earth. The size of Earth and Venus is almost similar. Size of Jupiter and Mars is similar. Mars is the warmest planet. आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि टाइम इसमें लेना है तो वीडियो को पॉज करिए और टाइम लीजिए इसमें अपना, ठीक है। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए है। तो आप इसमें टेस्ट करिए कि आपको कितनी चीज़ें आई हैं और कितनी नहीं आई हैं। चलिए तो जल्दी से बताइए, डेंसिटी ऑफ सर इंग्लिश वालों के लिए अलग से बैच ला दीजिए, लेकिन हिंदी में के बीच में इतना इंग्लिश ना यूज़ करिए, इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती। सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं ना। क्या रेवोल्यूशन गलत लिख दिया है? रेवोल्यूशन कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे, विच ऑफ प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन इन, कहाँ पे? स्पेलिंग वगैरह थोड़ा मैनेज कर लिया करो अगर गलत वगैरह होती थोड़ी बहुत तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज नो वेयर मैचेबल टू अर्थ, है ना। अर्थ की हमें पता है कि सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है और सैटर्न सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट है। सैटर्न की डेंसिटी हमने देखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम होती है, तो इसका तो कोई मैच नहीं है। साइज ऑफ अर्थ और वीनस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बिल्कुल यही आंसर होगा, बिकॉज इसीलिए हम अर्थ का ट्विन सिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। और साइज ऑफ जुपिटर एंड मार्स इज सिमिलर एंड मार्स इज नॉट द वार्मेस्ट प्लैनेट। कौन सा है वार्मेस्ट? ये हमारा वीनस, ठीक है। सैटर्न की डेंसिटी हमने को होता है आई थिंक रफली 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और अर्थ की जब हम बात करें तो रफली 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, विच इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव रिंग्स, इनमें से छल्ले किस में नहीं है? तो हमने देखा था कि जो हमारे इंटीरियर प्लैनेट हैं, इंटीरियर या फिर उसी को हम बोलते हैं क्या, टेरेस्ट्रियल, इन प्लैनेट्स में कोई रिंग नहीं होती है। देन इसके बाद आता है एस्टेरॉइड बेल्ट, और इसके बाद जो आते हैं वो है हमारे एक्सटीरियर प्लैनेट्स, ठीक है, जिनको कि हम जानते हैं जोवियन प्लैनेट के नाम से, जिसमें कि जोवियन या फिर एक्सटीरियर में हमारे 4 प्लैनेट होते हैं। शुरू के 2 होते हैं गैस जाइंट्स और बाद के 2 होते हैं आइस जाइंट्स, उनको बोलते हैं। तो इनमें रिंग्स नहीं होती, इनमें सब में रिंग्स होती हैं। सैटर्न में हमें बहुत ही प्रॉपरली देखने को मिलती हैं अर्थ से, बाकी में उतनी हमें दिखती नहीं ढंग से। वो रिंग्स बनी किसकी होती हैं, वो रिंग्स किसकी बनी होती हैं, तो भी ध्यान रखना, डस्ट, आइस, इन सब की बनी होती हैं वो रिंग्स। तो आंसर यहाँ पे होगा, आंसर क्या होगा, नॉट हैव रिंग्स, तो वीनस।
इट इज़ दी ओनली इंटीरियर प्लैनेट, ऑड वन आउट से भी आप इसको ला सकते थे इस आंसर को। फिफ्थ, डैश ऑब्लॉन्ग ऑर्बिट ओवरलैप्स द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। डैश आयताकार कक्षा नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है। वीनस, मार्स, प्लूटो, नेपच्यून। तो कौन है नेपच्यून के सबसे करीब? और क्या आपको पता है जुपिटर जो है, जुपिटर अगर ना हो हमारे सोलर सिस्टम में तो हमारा रहना, यानी हमारा अर्थ में रहना मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। क्यों पता आपको? क्योंकि जुपिटर इतना ज़्यादा क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा ग्रेविटी होगा। तभी यही कारण है कि क्यों सन के अराउंड सारे चक्कर लगा रहे हैं, सारे प्लैनेट, हर कोई चक्कर लगा रहा है सन के अराउंड, क्योंकि सन 99% मास है पूरे सोलर सिस्टम का। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा आपका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होगा। अब जुपिटर हमें पता है लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तो ये क्या होता है, इसके अराउंड हमें पता है बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं, तो ये एस्टेरॉइड को बांध के रखता है, खींच के थोड़ा सा पकड़ के रखता है, नहीं तो खट 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 तुरंत अर्थ की तरफ आए। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो होगा। तो आप आराम से लगा सकते हैं नेपच्यून के नियरेस्ट सबसे कौन सा है? प्लूटो ही तो है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लैनेट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ट्रैवलिंग थ्रू अ स्पेस एट 29 माइल्स, दैट इज 47 किलोमीटर्स पर सेकेंड। यानी कि इन प्लैनेट में से किसकी हाइएस्ट ऑर्बिटल स्पीड है, फास्टेस्ट प्लैनेट है? तो फास्टेस्ट कौन सा है? मरकरी है, ऑप्शन नंबर बी। 88 डेज में अपना एक रोटेशन, 88 डेज में अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है ये। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ डे ऑन डैश इज अप्रॉक्सीमेटली 16 आवर्स। 16 घंटे का यहाँ पे एक दिन होता है। तो मार्स में होता है, मरकरी में होता है, वीनस में होता है, या फिर नेपच्यून में होता है। सर क्या हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है? नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बैच में एनरोल्ड हैं तो, क्योंकि सारे नोट्स आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मैंने आपको शुरुआत में ये चीज़ बताई थी। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 घंटे का क्या होता है, दिन होता है इसमें। भाई मार्स में तो आप ये मान सकते हो रफली जितना अर्थ में होता है एक दिन उतना ही होता है। मरकरी में भी ज़्यादा होता है। ठीक है, मरकरी में भी ज़्यादा होता है। नेपच्यून इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वीनस में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर नॉट रॉन्ग। वीनस में तो देखा ही था, वीनस में तो 257 दिन होते हैं। वीनस में तो 16 रोटेशन का ही टाइम पूछा है, तो 257 दिन लगते हैं एक रोटेशन में। और मरकरी में भी आई थिंक 150 के करीब कुछ लगते हैं, फिर नॉट रॉन्ग 147 लगते हैं। ठीक है, सॉरी 147 नहीं, आई थिंक 59 के करीब हैं कुछ यहाँ पे मरकरी में। ठीक है, मार्स में तो जितना हमारा लगता है एक दिन, उसी के रफली एक दिन और आई थिंक थोड़े 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं। और नेपच्यून में 16 घंटे लगते हैं। सबसे कम किस में लगते हैं? जुपिटर में। कितना लगता है जुपिटर में टाइम? तो जुपिटर में लगता है 9 आवर्स एंड 55 मिनट, 9 घंटे और 55 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? बहुत आसान क्वेश्चन है। थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 उसी में है जहाँ पे बहुत सारा CO2 देखने को मिलता है। इट इज़ द वार्मेस्ट, इट इज़ द ब्राइटेस्ट, इट इज़ द क्या बोल सकते हैं कि हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम। वीनस अर्थ का ट्विन सिस्टर है। क्यों है? क्योंकि सिमिलर है साइज में एज कम्पेयर टू अर्थ, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है अबाउट दी सैटर्न? तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो सैटर्न इज़ द 4th प्लैनेट ऑफ फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ इन आवर सोलर सिस्टम? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो 4th नहीं है। कितने नंबर का है? 6th नंबर का है ये। और लार्जेस्ट तो जुपिटर है, ये भी CHSL Tier 1 अभी जो हुआ था आपका। सारे आप देख सकते हैं अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं वो 2024 में जो अभी आपके पेपर में हुए हैं CPO CHSL में, वो क्वेश्चंस हैं। सैटेलाइट्स लाइक एनसेलेडस एंड टाइटन ऑफ सैटर्न आर होम टू इंटरनल ओशंस कुड पॉसिबली सपोर्ट लाइफ। यही तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो सैटर्न की सैटेलाइट है उसमें लाइफ पॉसिबल है। सैटर्न इज़ अ मैसिव बॉल ऑफ सैटर्न्स एनवायरमेंट इज नो। और यहाँ के रिंग्स को किसने डिस्कवर किया था बताएंगे? हु डिस्कवर्ड द रिंग्स ऑफ सैटर्न? विच प्लैनेट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो हैज़ द बिगेस्ट रिंग्स अराउंड इट? रिंग्स किसके अराउंड देखने को मिलती है हमें? जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या होगा? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सैटर्न। कैसे याद किया था? J, सन, EVM, मरकरी। तो जुपिटर, सैटर्न। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। रिंग्स किसने डिस्कवर की थी? कसीनी ने डिस्कवर की थी। हाइजेंस ने क्या डिस्कवर किया था? जो इनके बीच की स्पेस होती है उसको डिस्कवर किया था। 11th, विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सोलर सिस्टम? तो सौर मंडल के निर्माण और मूल्यांकन को समझाने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है?
सोलर सिस्टम के लिए। ये है हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस। किसने दिया था? सबसे पहले तो इमैनुअल कांत जी ने दिया था 1755 में, उसके बाद उसको रिवाइज किया था लैपलेस ने। कब? 1796 में। और कमेंट में आपको बताना है यूनिवर्स को ओरिजिन की थ्योरी किसने दी थी। सर प्लीज़ इस लेक्चर को यूट्यूब पर रहने दो। ठीक है, अगर ये क्योंकि पहला लेक्चर है तो एज अ डेमो लेक्चर अगर आप बोलेंगे तो मैं रहने दूंगा, लेकिन कल से तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फिर बैच जिन्होंने लिया उनका कोई मतलब नहीं बनेगा ना फिर। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसके बने होते हैं? मेटल एयर के, रॉक मेटल के, मेटल गैस के, या फिर रॉक एंड गैसेस के। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं हमारे, जो स्थलीय ग्रह हैं, वो रॉक्स और मेटल्स के बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। ठीक है, रिंग्स नहीं होती हैं, छोटे होते हैं, सब कुछ देख चुके हैं। विच ट्रेंड इज फाउंड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज? अनप्रिडिक्टेबल है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, फिर इंक्रीजिंग है? सर कांस्टेंट तो इनके बीच की डेंसिटी है, और ये डेंसिटी कांस्टेंट है, किसने बोला था? इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इसी को ही तो हम बोलते हैं बिग बैंग। जो एक्सप्लोजन हुआ था, किसने दिया था बिग बैंग थ्योरी? जॉर्ज लेमाइटर ने दिया था। कब दिया था? 1931 ने दिया था। डेंसिटी कांस्टेंट है, ऐसा किसने बोला था? एवरेज डेंसिटी, ये फ्रेड हॉयल ने बोला था, जिसको हम बोलते हैं हॉयल्स स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्थायी अवस्था सिद्धांत। 14th, विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स? अभी हम लोगों ने देखा, तो ये किसने? फ्रेड हॉयल ने। ऑप्शन नंबर सी। लैपलेस हमने देखा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आगे बढ़ते हैं। 15th, विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स? तो यूनिवर्स के लिए दूसरा वर्ड कौन सा हम यूज़ करते हैं? तो बिग क्रंच, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोस, या फिर सुपरनोवा? सुपरनोवा मैंने बताया है कि जो एक एक्सप्लोजन होता है स्टार में, एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार, उसको बोलते हैं सुपरनोवा। पल्सर मैंने बताया न्यूट्रॉन स्टार को बोलते हैं कॉस्मॉस, शुरू में ही सबसे पहले बताया था, उसी लिए कॉस्मोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स? तो इसमें से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है? स्टार्स, प्लैनेट, मून, सारे ही हैं। तो आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं आपको बता चुका हूँ स्टार हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही है, वो है हमारा सन, है ना। और सबसे नियरेस्ट भी सन है, सबसे गर्म भी सन है, लेकिन सन के बाद जो सबसे नियरेस्ट है इट इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो हमारे नाइट स्काई में, वो कौन सा है? सीरियस है। ठीक है। 17th, द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉइड्स, प्लानिटेरियम, या फिर मेटेओराइट्स। जो ग्लो करते हैं नाइट स्काई में, तो उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बेसिक से क्वेश्चन है। कॉस्मिक स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैस, रॉक एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन आर नोन एज? अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है सर, क्लास से डायरेक्ट अपने हैंड राइटिंग नोट्स बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट या फिर सर लेक्चर पे फोकस करें। प्रवीण श्रीवास्तव, अगर आपको लगता है आपको खुद के नोट्स होने चाहिए, गो फॉर दैट, बिल्कुल मैं उसे मना ही नहीं करूँगा। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे तो अभी टाइम है एग्जाम में, मैं नोट्स बना सकता हूँ प्रॉपर, मुझे अपने नोट्स समझ में आते हैं, गो फॉर दैट। उससे दो फ़ायदे होते हैं, लास्ट में रिवाइज़ करने में आसानी होती है अपने नोट्स को। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं चीज़ों को, तो आपके डाउट्स भी आ जाते हैं वहीं पे, रादर दैन कि आप बाद में, और रिवीजन भी हो जाता है एक अच्छा सा। ठीक है, और आपको चीज़ें माइंड में स्टेबलाइज भी हो जाती हैं अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो। ठीक है, तो आप ये काम करके देखो, देन आपको नोट्स ही मिलेंगे, उनको करके देखना, फिर जो आपको बेटर लगे कि यार टाइम कहाँ पे ज़्यादा बच रहा है। टाइम ठीक है, अभी तो नो डाउट टाइम बचेगा ही बचेगा, अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स पर रिलाई करेंगे, टाइम बचेगा। लेकिन ये है कि वो टाइम फिर आगे आपका वो यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि आगे कम टाइम लगेगा। लेकिन जो आपको नोट्स मिलते हैं ना, तो ऐसे नॉर्मल नोट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर एकदम बढ़िया हैंड राइटिंग में बढ़िया से आपको नोट्स मिलते हैं, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन होगा वो। ठीक है, तो कॉस्मिक स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैस, रॉक एंड डस्ट, मैंने बताया था, देखो रॉक होता है सिर्फ तो वो एस्टेरॉइड होगा, है ना, स्टार तो हो नहीं सकता है। आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा अच्छा मेटेओराइट, और मेटेओर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये भी क्या होता है? रॉक होता है, ये चट्टान होती है सिर्फ। गैस, रॉक, डस्ट, ये सब मैंने, और आइस वगैरह ये सब उसी में बताया ना, कॉमेट्स में, धूमकेतु में, जिसको पुच्छल तारा बोलते हैं। और मैंने वही बताया, जब डस्ट और ये सब गैस वैसे उड़ जाती है तो बचता है रॉक, और वही फिर बन जाता है मेटेओराइड, है ना, मेटेओराइड, D, और वो जब यहाँ पे आता है और जल जाता है तो मेटियोर, और जब नहीं जल पाता है, हिट कर जाता है तो मेटेओराइट। 19th, बस 5-6-7 क्वेश्चन और बचे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी हंटर? इनमें से हंटर किसको बोलते हैं? कैसे हो पिया? ना, कैसे हो पिया तो ऐसे हैं पिया, W शेप के हैं ये पिया। ठीक है, उर्सा मेजर तो ग्रेट बियर बोलते हैं, और इसका एक एस्टेरिज्म का नाम बताइए। एक इसमें एस्टेरिज्म का मैंने आपको नाम बताया था, उसका नाम बताइए एस्टेरिज्म का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ओरियन होगा, ओरियन हंटर के शेप में होता है। ठीक है, और ग्रेट बियर यहाँ पे जिसको सप्तऋषि बोलते हैं, यहाँ पे आपका है द बिग डिपर। ठीक है, बिग डिपर, ये क्या है? एस्टेरिज्म है ये एक। अगला है 20th, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार?
भोर का तारा, सांझ का तारा, इसका तारा, उसका तारा, सबका तारा है हमारा वीनस। सबका बदला लेगा तेरा वीनस, जिसका सबसे फास्ट, जब स्लोवेस्ट रोटेशन है 257 डेज का, और ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है, सब चीज़ हमें पता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे ठंडा है मार्स, नेपच्यून, सैटर्न या फिर यूरेनस। तो ये कौन सा है? ये है आपका नेपच्यून, जिसको हम क्या बोलते हैं? वरुण के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि सबसे फारजेस्ट प्लैनेट है। और इसके बियॉन्ड कौन सा बेल्ट है? क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट इज अ रिंग ऑफ आइसी रॉक एंड डस्ट बॉडीज जस्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ, तो किसके बियॉन्ड है? तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और क्यूपर बेल्ट, तो बियॉन्ड नेपच्यून, ऑप्शन नंबर डी। नेपच्यून में ही तो हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे चार, कौन? प्लूटो, एरिस, होमिया और मेकमेक। और जो सेरिस है वो एस्टेरॉयड बेल्ट में है, जो कि अर्थ के सबसे नियरेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट? बेसिक सा क्वेश्चन है, मार्स और जुपिटर, ठीक है। 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे, आपको खुद से करने होंगे, डाउट कुछ होगा नहीं, बिकॉज सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं। इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस? मार्स कितना टाइम लेता है एक पूरा स्पिन करने में ऑन इट्स एक्सिस? मतलब सिंपली क्या पूछ रहा है, मार्स का टाइम कितना है, रोटेशन का टाइम? तो मार्स लेता है लगभग 24 घंटे और आई थिंक कुछ मिनट होते हैं, लगभग 40 मिनट के समथिंग। तो 1 घंटे और 18 तो नहीं होगा, 1 दिन और 18 घंटे, ठीक है। तो यहाँ मेरे हिसाब से 1 दिन ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 1 दिन ही रफली उसको मानेंगे। 1 दिन ऐसा कुछ होता है, 40 मिनट तो मानते भी, लेकिन 1 दिन 18 घंटे जो कि काफ़ी ज़्यादा है 40 मिनट से, तो वो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, अप्रॉक्सीमेटली 1 दिन, टू बी स्पेसिफिक 1 दिन और 40 मिनट। ऑन विच प्लैनेट हैज़ अ रोटेटिंग ओवल ऑफ क्लाउड ट्वाइस एज वाइड एज अर्थ कॉल्ड एज द ग्रेट रेड स्पॉट बीन ऑब्जर्व फॉर मोर देन 300 साल? तो ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ पे देखने को मिला है? हमने देखा था जुपिटर में। तो कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी आई थिंक हमें नहीं मिला जो हम लोगों ने ना किया हो, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। डॉ प्लैनेट कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये हम लोगों ने नहीं किया, आई थिंक हम लोगों ने ये नहीं किया, तो इसको मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कब, जब क्रस्ट, मैंटल और कोर पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे पढ़ाऊँगा मैं क्या, कि अर्थ का खुद का एक मैग्नेटोस्फीयर होता है। उस मैग्नेटोस्फीयर से क्या करता है अर्थ, जो हार्मफुल सोलर रेडिएशंस आते हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं इन दी अर्थ, उसको ये क्या करते हैं, उसको बाहर फेंकता रहता है। ये अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो हम लेयर पढ़ते हैं अर्थ के अंदर, क्रस्ट, मैंटल और कोर, तो कोर में होता है नीफे, निकल और आयरन, और उसमें होता है आउटर कोर, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब ये घूमता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो उसी को बोलते हैं वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये जो पूरा बेल्ट बनता है उसको बोलते हैं वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट, आर जायंट स्वॉट्स ऑफ मैग्नेटिकली ट्रैप्ड हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स दैट सराउंड दी अर्थ, और हमें प्रोटेक्ट करते हैं सन के जो हार्मफुल रेडिएशन से। चिनूक तो एक विंड होती है, हम पढ़ेंगे जब विंड के बारे में, एकदम आप ज्योग्राफी में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। अभी आने तो दीजिए चीज़ों को। ये तो है कि बहुत थोड़ा सा रट्टू टाइप भी ये टॉपिक था, थोड़ा सा आगे जो है ज्योग्राफी में चीज़ें समझने वाली ज़्यादा होंगी, तो आपको और मज़ा आने वाले हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडिएस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? विंडिएस्ट का मतलब है जहाँ पे हवा बहुत जोर की चलती है। हवा बहुत जोर की चलती है नेपच्यून में, यूरेनस में, सैटर्न में, फिर मार्स में। तो ये वरुण में चलती है, नेपच्यून में, ठीक है। तो वरुण भगवान, ठीक है, वरुण हवा के भगवान को आई थिंक वरुण भगवान बोलते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेपच्यून और वरुण क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, घर नहीं बने हुए हैं, ठीक है, वैली नहीं है, तो इस वजह से एकदम खाली सपाट मैदान रहता है, तो इससे बहुत भयंकर स्पीड में चलती है नेपच्यून में, ठीक है। ल्यूसिफर किसका नाम है जानते हैं, हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और अभी कितने हैं यार क्वेश्चंस, काफ़ी हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन करिए, ये आप हम लोग ने नहीं किया है। जो हम लोग कर चुके हैं वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। पीडीएफ या आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जो आप में से मैक्सिमम लोगों ने आई थिंक ज्वाइन कर लिया है, नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। और उसमें और बहुत सारे लोग भी मुझे पता है ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि आप हैं और आपके फ्रेंड साथ में पढ़ रहे हैं, आपने किसी और को आईडी दे दी तो उसने भी ज्वाइन कर लिया, तो ऐसे लोग हैं। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ भी वैसे शेयर कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये है कि आप एट द सेम टाइम बैच के अंदर नहीं देख सकते हैं कि आप भी देख रहे हैं और आपका फ्रेंड भी देख रहा है। आप टाइम सेट कर सकते हैं कि भाई तू मॉर्निंग में देख लिया कर और मैं इवनिंग में, ऐसे करके, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? ये एक स्पेस स्टेशन बना रखा है, आप इसका फ़ोटो सर्च करिएगा, इस तरह से हमने बना रखा है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट जो है हमारी अर्थ की जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे ऐसा हमने बना रखा है। हमने मतलब किसने, इसरो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसमें नासा है, दैट इज़ यूएसए की स्पेस एजेंसी, रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस, कनाडा की सीएसए है, जापान की जक्सा है और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए है। तो इन 5 स्पेस एजेंसीज़ ने मिलकर इसको डेवलप किया है कि कुछ भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसका जो क्या बोलते हैं एक ऑर्बिट है वो 93 डेज़ में रफली कंप्लीट होता है। तो 90 से लेकर 93 डेज़ में इसका एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है। और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, हाँ मेटियोर शावर जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे थोड़ा मिस क्या, वो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स में द मेटियोर शावर नेम्ड लिरिट्स बी सीन फ्रॉम द अर्थ। तो लिरिट्स क्या है, मेटियोर शावर है। मेटियोर शावर मैंने आपको बताया था, मेटियोर क्या होता है, जब मेटियोराइड आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो मेजोस्फीयर में बर्न हो जाता है, वो हमें टूटते हुए तारे की तरह अपीयर होता है, शूटिंग स्टार, तो बहुत सारे एकदम से आते हैं तो उसको मेटियोर शावर बोल देते हैं। ये हमें अप्रैल के महीने में ऑब्जर्व होता है लिरिट्स। और एक और है उसको बोलते हैं क्वाड्रांटिड्स। क्वाड्रांटिड्स जो मेटियोर शावर है ये हमें देखने को मिलता है लास्ट ऑफ दिसंबर और अर्ली ऑफ जनवरी के टाइम पे। तो ये वहाँ पे नोट कर लेंगे मेटियोर वाले सेक्शन में क्वाड्रांटिड को और लिरिट्स को, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लेंगे, बाकी आप बहुत तेज़ हैं। रेडियस कितनी है मून की, तो मून की यहाँ पे यानी चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या इसकी है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है, ये इसकी रेडियस है। बाकी आपको पता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। चारों मैंने बता दिया, 5 सैटेलाइट में 4 सबसे बड़ी है प्लूटो की है, ठीक है। 4 मून्स ये गैलीलियो गैलीलाई ने डिस्कवर किए हैं। 27 डेज़ वो होता है, बाकी आप कर ही सकते हैं, ठीक है। ख़त्म है ये। चलो ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लो 32 वाला, फिर ख़त्म करते हैं। किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, बताइए जल्दी से। किसी ने क्या सुपर चैट वगैरह किया था क्या? हाँ, इसको एज अ डेमो नहीं होगा तो रख देंगे, ठीक है, लाइव आपका यूट्यूब पे ही रहेगा, है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, घुमाने की तो काफ़ी कोशिश करी लेकिन घुमा ना पाया। मीनल रोट एन एसे ऑन द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, विच अमंग द फॉलोइंग मून्स इज इट। अरे भाई डायरेक्ट पूछ लेते तो क्या हो जाता, ऐसा कौन सा टफ बन गया है। इन्होंने बस ये लिख दिया कि मीनल रोट एन एसे ऑन द लार्जेस्ट मून ऑन सैटर्न, विच अमंग द फॉलोइंग मून्स इज इट। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं, डायरेक्ट लिख देता है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अरे सीधा सीधा, जैसे नहीं वो एक मीम चला था तेजस्वी यादव का, अरे एक बार बोल तो देते सीधा सीधा। हमको मना किए थे, तो आंसर क्या होगा, टाइटन होगा, ठीक है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। वो नॉर्दर्न लाइट्स, किसी ने यहाँ पे डाउट्स बोला नॉर्वे में नॉर्दर्न लाइट्स क्यों दिखती हैं, तो उन्हीं को हम ऑरोरा बोलते हैं, ठीक है, ऑरोरा बोलते हैं। जब मैं अर्थ का वो बताऊँगा आपको तो वहाँ पे नहीं होगा, तो हम पढ़ेंगे ऑरोरा के बारे में जब अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर जो है, जो अभी मैंने वॉन एलन रेडिएशन पढ़ाया, तो जब वो वॉन एलन रेडिएशन जो हमारा जहाँ पे मैग्नेटोस्फीयर है अर्थ का, और सोलर विंड आती हैं जो मैं बता रहा था, तो जब वो दोनों कांटेक्ट में आती हैं तो हमें बड़ी रंग बिरंगी लाइटें देखने को मिलती हैं पोलर एरियाज़ में, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह में, तो उनको ही ऑरोरा बोलते हैं। ऑरोरा आर ब्राइट लाइट्स, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा जब अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में बताऊंगा तो, ठीक है। तो ये ब्राइट लाइट्स होती हैं जो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर और सोलर विंड के कांटेक्ट में आने की वजह से उत्पन्न होती हैं। मैग्नेटोस्फीयर प्लस सोलर विंड टॉपिक होता है हमारा आज का ख़त्म। किसी का कोई डाउट आई थिंक होगा नहीं, बिकॉज मैंने डाउट्स तो साथ में ले ही चल रहा था मैं, ठीक है। ये बैच की डिटेल्स हैं, बैच के रिगार्डिंग अगर कोई कुछ डाउट वगैरह होता है तो ये मेरा नंबर नहीं है, क्वेरी नंबर है, लेकिन हाय हेलो के मैसेज ना भेजें इसमें। जब जेन्युइन ही कुछ क्वेरी हो तभी इस पर प्लीज़ मैसेज भेजें, क्योंकि इसमें एक ही लोग रिप्लाई करते हैं, इतने सारे मैसेजेस होते हैं, फिर आपको लगता है कि सिर्फ हम ही भेज रहे हैं, क्यों ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ग्रीन पार्क स्टेडियम में देखें हम, अच्छा कब देख लीजिए, हम गए ही नहीं तो तुम देख कब लिए हमें, अभी तो हम गाँव से लौटे हैं कल। और एक काफ़ी बड़ा डिसीजन मैं अपनी लाइफ का लेने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं जल्दी, ठीक है। अभी मैं कुछ अपने गांव गया था, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से मैं कुछ बड़े डिसीजंस लेने जा रहा हूँ अपने लाइफ में, वो मैं आपके साथ तो शेयर करूँगा ही, ठीक है। नोट्स कब तक मिलेंगे, इन्फॉर्नेप
हाँ, नोट्स में कुछ अपडेशन होंगे, कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी, तो वो ऐड ऑन होके आप ये मान के चलिए कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक अपलोड हो जाएँ, ठीक है? राइट। कल क्या टॉपिक होगा? कल अभी शेड्यूल में क्लास लग जाएगी। अब शादी नहीं, हर चीज़ में तुमको शादी क्यों दिखती है भाई? हैं? शादी वादी नहीं, अच्छा हम तो ये सोचे नहीं थे कि तुम्हारा दिमाग तो एक ही डायरेक्शन में चलता है बस। वो सब नहीं, और दूसरा चीज़ है, ठीक है? तो तो क्या तो क्या मैं बोल रहा था कि कल जो टॉपिक होगा वो आपका शेड्यूल में लग जाएगा, ठीक है? कल होगा हमारा। और एक चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी ये तो ठीक है, अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक था सोलर सिस्टम। अगर आपको मान लेते नहीं भी समझ में आया, मतलब आए, या फिर आप ना भी पढ़ो अभी टॉपिक को, ठीक है, हमने पढ़ लिया, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन भी खूब पूछे जाता है अभी देखा, लेकिन इसका रिलेशन आगे वाले चैप्टर से उतना नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो अब आएंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये अगर समझ में ना आया तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवर हेड रेस पढ़ रही हैं, क्या टॉरिड जोन होता है, क्या डोल्ड्रम्स होते हैं, क्या सब ट्रॉपिक होते हैं, जब मैं तुम्हें क्लाइमेट पढ़ा रहा हूँ, कोई अपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो कल से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपका बहुत ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आपसे जो भी क्लासेस चलेंगी। एक क्लास मिस करी आपने, आपको फिर डाउट ही डाउट होंगे। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बैच के अंदर ही जब ज्वाइन कर लोगे तो वहीं पे एक ऑप्शन होगा टेलीग्राम का, और हर चीज़ के लिए क्या है ना, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज मत कर देना कि कहाँ है, जल्दी से पूछ लें, थोड़ा खुद से भी देख लेना। जो लोग बैच में एनरोल करते हैं, कुछ लोगों को बैच दिखता नहीं है, तो एक ऑप्शन होता है नीचे व्यू परचेजेस का, तो प्लीज़ वहाँ पे चेक कर लिया करें, पेमेंट हो जाती है, कई बार बैच नहीं दिखता तो व्यू परचेज में वो दिख जाता है, ठीक है? आपकी बुक कब आएगी निरंजन कुमार? आप बस ये मान के चलिए कि थोड़ा सा वेट करिए, 6 से 7 दिन का मैक्सिमम, और बुक फिर आपके हाथों में होगी। जब बोल दिए हैं शादी वादी ऐसा कुछ नहीं, तो फिर काहे बार बार वही कमेंट कर रहे हैं? ये पीपीटी टेलीग्राम पे, हाँ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं, तो ये हम पब्लिक पे ही कर देंगे, क्योंकि ये आज का लेक्चर एज अ डेमो लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे। कल से जो लेक्चर रहेंगे वो तुरंत ही आपके एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, और ये जो पीपीटी होगा जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में होगा, ठीक है? हाँ जी, नोट्स कब तक ऑनलाइन अभी बताया हर्षित यादव। क्यों बार बार सेम कमेंट पूछते हो? अभी तो बताया कि कोशिश है 2 PM तक सारा विद अपडेटेड नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे। फॉर्च्यूनर ले रहे हैं क्या जी? नहीं भाई, फॉर्च्यूनर नहीं ले रहे हैं हम। अब कुछ मतलब चलो बता ही देते हैं, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं परमानेंटली ही गांव में ही शिफ्ट होने वाला हूँ। ये डिसीजन है, तो परमानेंटली ही मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपका बैच ख़त्म होते होते तक, या फिर जब भी जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शिफ्ट हो जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुकून महसूस हुआ गांव में जाके। और फिर मुझे क्लास तो लेना ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और गांव की तरफ प्रस्थान करते हैं। गांव से हम थोड़ा सा शहर की तरफ आए थे पढ़ाई लिखाई के लिए, है ना? मम्मी अकेले लेके, क्योंकि पापा तो सर्विस ही करते थे, तो मम्मी अकेले यहाँ पे लेके आई थी, अकेले ही मम्मी ने सब कुछ स्कूलिंग वगैरह सब कुछ करवाई है ना। गांव से हम लोग आए थे, अब फिर से हम जा रहे हैं गांव की ओर, क्योंकि मम्मी भी अकेली रहती हैं, ठीक है? और तो वो भी एक कारण है। और क्या स्लोवेस्ट रोटेशन में फास्टेस्ट रोटेशन जुपिटर का कहाँ पे? अभिषेक कुमार बताएंगे। अभिषेक कुमार बोल रहे हैं स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन वाले में आप जुपिटर लिख दिए, नेपच्यून होगा। कहाँ पे मैंने लिखा है एक बार बता दो सर। गांव कहाँ है, हम भी आएंगे। हाँ, तो इसीलिए जो है अभी लाइव स्ट्रीम होंगे यूट्यूब पे। हाँ लाइव स्ट्रीम होंगे, होते रहेंगे आगे यूट्यूब पे। कौन सा गांव वो थोड़ी ना बताएंगे भाई, वो तुमको बता देंगे तो तुम वहीं पे नहीं मंडराते रहोगे। तो अभी नहीं, एकदम नहीं, थोड़ा चीज़ें बनवानी वगैरह भी तो पड़ेंगी क्लास लेने के लिए। हाँ कहाँ पे लिख दिया, एक सेकंड में देख लेता हूँ। नेटवर्क इशू कहाँ पे लिख दिया यार मैंने? कोई बोल रहा है कि मैंने लिख दिया है जुपिटर में स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन। ये स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन तो मैंने इसी में लिखा है ना, नेपच्यून में ही, रोटेशन समराइज वाली जगह पे। एक सेकंड, अरे सॉरी सॉरी सॉरी,
रियली सॉरी, पता नहीं जुपिटर की जगह नेपच्यून क्यों निकल जाता है। कुछ चीज़ें हैं मेरे पता नहीं दिमाग में, इरविन और रिपन, जैसे इरविन की जगह मैं रिपन लिख देता हूँ, रिपन की जगह इरविन लिख देता हूँ, ऐसे जुपिटर नेपच्यून मेरे साथ ही होता है, पता नहीं क्यों। कितना टाइम लगेगा सर जीके को? लग जाएगा जल्द, मतलब नेटवर्क इशू होगा गांव में, नेटवर्क इशू होगा, देखेंगे जो भी होगा। इतना नेटवर्क इशू तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, मैनेज करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बिठाएंगे ही, है ना। क्लास तो क्योंकि लेनी है, हम सोच रहे हैं कि एकदम पीसफुल जगह से लें तो ज़्यादा ठीक रहे। चलो भाई, तो क्या किसी ने लिखा था लोअर पीसेस के लिए रेलेवेंट है? रेलेवेंट नहीं, बहुत रेलेवेंट है अंकुर। सिलेक्शन के बाद मिलने कहाँ मिलेंगे? सिलेक्शन के बाद गांव में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे तुमको? गांव में तुमको ट्रैक्टर चलाते हुए एकदम खेत जोतते हुए मिलेंगे। तुम आओगे ना, तुमको बैल बना के तुमसे खेत जोतवाएंगे। अगर तुम्हारा सिलेक्शन ना हुआ, ध्यान रखना, पकड़ के ले जाएंगे तुमको, तुमसे खेत जोतवाएंगे, फिर तुम गाओगे मेरे देश की धरती सोना सोना उगले से गाओगे फिर तुम, है ना। जीके को टाइम कितना लगेगा? जीके को टाइम आप ये समझ लो, मैंने बताया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड तक चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी, ठीक है। सर जी, हम्म। बुक प्राइस सर क्लास प्राइवेट मत कीजिएगा, ठीक है। यूरानस अक्षय कोल्डेस्ट है? कोल्डेस्ट अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कोल्डेस्ट टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, किस प्लैनेट में, तो यूरानस आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि इन जनरल लंबे समय तक ठंडा कौन सा रहता है, नेपच्यून। जैसे मैंने मरकरी और आपको उसमें बताया था, मरकरी वाले में और वीनस की अर्थ से क्लोजेस्ट कौन सा आपका प्लैनेट है, तो एवरेज मोस्ट ऑफ द टाइम मरकरी रहता है, क्योंकि मरकरी सबसे पास से होकर गुजरता है सन से। लेकिन अगर कभी ऐसे पूछेगा कि कौन सबसे, मतलब थोड़े ही टाइम के लिए लेकिन सबसे पास से होकर गुजरता है अर्थ से, तो दैट इज़ वीनस, ठीक है। तो ये अंतर होता है, वीनस वही प्लैनेट है जिसका हमारा सबसे क्या है, ये तो सही लिखा होगा ना मैंने, सबसे क्या है, स्लोवेस्ट, ठीक है, स्लोवेस्ट रोटेशन है, ठीक है। स्क्वायर करेक्ट करना, 257 की जगह 243 करना, ठीक है। इसको 243 करना, 243 करना इसको, ठीक है। बाकी तो इसमें थोड़ा रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे फिर आप भूलते जाएंगे, फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जितना जल्दी आप रिवाइज़ कर लेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम, दैट इज़ 10 AM पे। रिविजन करके आएंगे, कल का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, बिकॉज सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। थैंक यू, धन्यवाद।